वायरस आदमी भूल जाता है। जब उनकी ट्रेनिंग अटेंड कर लेता है तो उसको लगता है कि एक तरह से इस महामारी के बीच में भी वो एक महानायक बनने की एक उसको सौभाग्य मिल जाता है। सर के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि सर से मैं एक बहुत बड़ी चीज सिखाऊंगी। सर बोलते हैं पैसा खर्च हो जाए सांकला जी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिंदगी में 1 मिनट भी खर्च हो जाए तो 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। तुम्हें आज इस टाइम को सेव करते हुए, आज इस टाइम को, वैल्यूबल टाइम को, क्योंकि हमारी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण टाइम हमारे बीच में है ये, और ऐसी महान एक नेटवर्क इंडस्ट्री के महानायक को मैं हमारे बीच में इनवाइट करने के लिए, उनके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा। जहां संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। और ऐसी महान सूरज के समान तेजस्वी और ऐसी महान हस्ती को मैं हमारे बीच में कॉल करने जा रहा हूँ, मिस्टर संजय धीमान सर, इंस्पेक्टर संजय धीमान सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे बीच में आए और हमें आशीर्वाद दें, हमें नॉलेज कराएं। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम संजय सर। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का ड्यू सॉफ्ट की इस खूबसूरत दुनिया में स्वागत है। मैं संजय धीमान, ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर सीरीज नंबर 3 में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने 2 सीरीज लगाई थी। पहली थी 6 बेसिक्स और दूसरी थी काश को कैश में कैसे बदलना है, और आज हम तीसरी सीरीज में हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह पहली 2 सीरीज को आपने इम्प्लीमेंट किया और साबित किया है, इसको भी आप इम्प्लीमेंट करके दुनिया में तूफान खड़ा कर दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आज मैं आप सब लोगों का इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। कहते होठों पे हंसी देख ली, अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। कितनी हसीन है ये दुनिया, देखा है आपने, मर मर के जीने वालों का मंजर नहीं देखा। बेवक्त जाऊंगा तो सब चौंक पड़ेंगे, मुद्दतें हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। ये तालियां, ये फूल, ये इज्जत, ये लोग मुझे विरासत में नहीं मिले यारो। आपने अब तक मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। दोस्त, जिंदगी में आसानी से कुछ नहीं मिलता। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके मंजिलें हासिल होती हैं। कहते हैं तूफानों से नजर में लाकर देख लिया, हर एक आप से टकरा कर देख लिया, हो जुनून तो आसमान भी झुकता है, ये तो हमने भी आजमा कर देख लिया। जिंदगी में तरक्की करनी है ना, तो जुनून का होना बहुत जरूरी है, पैशन का होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको पता है हम जिस बिजनेस में हैं उसमें हमें लोगों की ना सुननी पड़ती है, मजाक सुनना पड़ता है, बहाने सुनने पड़ते हैं। लोगों को ज्वाइन करने के बाद लोग आसानी से छोड़ देते हैं, फोन नहीं उठाते, अपलाइन की बात नहीं मानते, अपना दिमाग चलाते हैं, अपलाइन से पैसे मांग के काम चलाने की कोशिश करते हैं। ये आम समस्याएं हैं। यस सर। ये हमारी या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ये आम समस्याएं हैं। लेकिन कोई भी, अब इसका सोल्यूशन क्या है? कोई भी साबुन, कोई भी तेल, कोई भी परफ्यूम, कोई भी सप्लीमेंट आपकी इन समस्याओं को खत्म नहीं कर सकता। इन समस्याओं को सिर्फ आपका पैशन, आपकी योजना, आपका तालमेल, आपकी भावना, आपकी कमिटमेंट, आपकी मेंटरशिप, आपका विश्वास, यही खत्म कर सकते हैं। और धीरे धीरे आज हम इन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पैशन, सबसे पहले बात करेंगे हम फाइंड योर पैशन। अपने पैशन को तलाशिए, काम करना आसान हो जाएगा आपको। फिर काम नहीं लगेगा, वो एक खेल लगेगा। जैसे हम बचपन में खेलते हैं, कभी थकते नहीं है ना। इसी तरह से जब हम अपने पैशन को ढूंढ लेते हैं, फिर काम नहीं लगता, फिर वो हमें एक खेल लगता है। और कभी भी जब हम किसी दोस्त की शादी में जाते हैं, नाचते हैं, हमें थकावट नहीं होती, क्योंकि वो हमें काम नहीं लगता। जब हम कोई गेम खेलते हैं तो हम थकते नहीं हैं, क्योंकि हम गेम खेलते हैं। और इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है तो अपने पैशन की तलाश करिए, क्योंकि जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तब आपको थकावट महसूस नहीं होती। फिर या कोई ना कहे, कोई हाँ कहे, कोई आए, कोई जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैशन का मतलब होता है कि जिस काम को आप बिना पैसे से भी करने के लिए तैयार होते हैं, वही आपका पैशन होता है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो चोर सिपाही के खेल जैसा खेल है। क्या आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चोर सिपाही के खेल जैसा क्यों है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक अच्छा आदमी ढूंढना उतना ही मुश्किल है जिस तरह सिपाही को मुजरिम ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप इस बात को पकड़िए जरा, कि ये चोर सिपाही की गेम जैसी क्यों है, उसके खेल जैसा क्यों है।
कि कई बार क्या होता है, जब किसी मुजरिम को पकड़ना होता है, ऊपर से प्रेशर होता है, तो पुलिस वाले जाते तो जरूर हैं, लेकिन वो मुजरिम मिलता नहीं है। तो कई बार पता क्या करते हैं, बड़ी कोशिशों के बाद कई बार किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं जो थोड़ा बहुत फॉल्टेड होता है, उसके ऊपर वो सारा दोष मढ़ देते हैं, मतलब उसको मुजरिम बना देते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सही आदमी नहीं मिल रहा है, तो पुलिस वाला दूसरा एक्शन क्या ले रहा है कि जो है उसी को मुजरिम बना रहा है। तो जो आपके पास है उसी को अच्छा बना दो, जो है उसी को डुप्लीकेट कर दो, उसी को अच्छा बना दो, ठीक है ना। तो फाइंड योर पैशन। मुझे ना एक बात याद आ रही है कि जब पहली बार मैं दिल्ली सेमिनार में गया, मैं स्टार था और मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुरेंद्र सर जी हमको लेके गए थे। 100 रुपया पास था। हम हॉल में बड़ी मुश्किल से एंटर हुए, मुझे सीट नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत के बाद लास्ट में एक सीट मिली, मतलब 2-3 रो लास्ट से आगे थी वो। मैं काफी देर बैठा रहा। 1.5 घंटे के बैठने के बाद मुझे टॉयलेट आया, मैं बाथरूम गया। जब वापिस आया तो वो मेरी सीट बिहार का कोई व्यक्ति था जो उसके ऊपर बैठ गया था। तो मैंने उसको कहा, भाई साहब, बोले क्या है? मैं कहा यार मेरी सीट है, मुझे बैठना है। कहता तेरा नाम लिखा है। अब मैं तो पहली बार गया था यार, मुझे क्या पता। मैंने उसको पास दिखाया, कहता पास है, पैसा मैंने भी दिया है, लेकिन इसमें सीट नंबर कहां है? दोस्त, उसने मुझे डरा धमका के पीछे कर दिया। मैं पीछे आ गया। मैं पीछे खड़ा था, काफी देर खड़ा रहा। तो मैंने देखा स्टेज के ऊपर काफी सीनियर जा रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे ड्रेस कोड पहने हुए ना। जो भी व्यक्ति वहां जाता है उसके लिए क्लैपिंग होती है, लोग खड़ा होकर स्वागत करते हैं। मैंने 1-2 लोगों को पूछा, मैं कि ये कौन है? कहते ये सीनियर हैं, सीनियर। मैं कि ये क्या होता है? कहते जो मतलब जिन्होंने काफी मेहनत की होती है, कोई लेवल हासिल किया होता है, ये सारी टीम उन्हीं की है। आज इन्हीं के लिए सेमिनार हो रहा है, इन्हीं को सुनने लोग आए हैं। मैं कहा तो ये एकदम कहां से घुसे थे? बोले ये आगे वीआईपी डोर से अंदर गए थे और ये आगे बैठते हैं, इनकी सीटें रिजर्व होती हैं। मेरे दिमाग में एक चीज आई, मैं कहा अच्छा सीनियर आगे बैठते हैं? कहते हाँ। मैंने मन में सोचा यार बात सही है कि जब हम बस में बैठते हैं, कोई टिकट बुक करवाते हैं, तो उसकी एक सीट नंबर होता है। प्लेन में बैठते हैं, बोर्डिंग पास के ऊपर सीट नंबर होता है। ट्रेन में बैठते हैं, बोर्डिंग टिकट के ऊपर हमारा सीट नंबर होता है। लेकिन यहां सेमिनार में है, पास दिया, टिकट दिया, लेकिन सीट नंबर नहीं है। मेरे को समझ आ गई कि संजय धीमान, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे सीट नंबर मिलता नहीं है, अपनी सीट खुद डिसाइड करनी पड़ती है। आज जूनियर बन के आया हूं, अगली बार सीनियर बन के आऊंगा यार, आगे बैठूंगा, अपनी सीट आगे रिजर्व करूंगा। और मैं अगली बार जब सेमिनार में गया तो मेरे 900 माइल थे। और दोस्त ये क्या है? ये पैशन है, पैशन। क्यों? एक मन में एक लक्ष्य बनाया कि मुझे यार आगे बैठना है। तो दोस्त जब हम मतलब अपना कोई लक्ष्य बना लेते हैं ना, जब हम अपने पैशन को पूरा उसकी तरफ लगा देते हैं, तो वो कहते हैं ना पूरी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। कहते हैं हौसले की शाख पर ख्वाब एक मेला है, हौसले की शाख पर ख्वाब एक मेला है, फूल सब जुनून के हैं, चांद भी अकेला है। पैशन, आप देखिए कि जिंदगी में कि जो मैं कर रहा हूं, मेरा जुनून क्या है। हमारी इंडस्ट्री में बहुत काम है, नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई एक काम नहीं है कि जुड़ गए, अपलाइन के भरोसे बैठ गए, रामा कृष्णा हरी हरी, जो वो करे सो खरी खरी, काम चल जाएगा, ऐसे कभी नहीं होता। तो मैं सबसे पहले अपने पैशन को फाइंड आउट करिए कि मेरा पैशन क्या है। क्या लोगों को ज्वाइन करना मेरा पैशन है? लोगों को डुप्लीकेट करना मेरा पैशन है? लोगों को मोटिवेट करना मेरा पैशन है? लोगों का काम चलाना, लोगों के सपने पूरे करना, उनके घर बनाना, उनको वर्ल्ड टूर पे लेके जाना, उनका बैंक बैलेंस बनाना, क्या ये मेरा पैशन है? अपने पैशन को फाइंड आउट करिए। जो आपका पैशन है ना, मतलब कि आधी रात को भी अगर व्यक्ति उठ जाए, थका हुआ हो, उसको थकावट महसूस ना हो, काम करने के लिए तैयार हो जाए, वही उसका पैशन है। मैं आपको बताऊं, इससे पहले, इस इंडस्ट्री में आने से पहले, आज से 17 साल पहले मैं वर्कशॉप लाइन में था। उस लाइन में भी मैं टाटा स्पेशलिस्ट था, और इसके सबूत देने की जरूरत नहीं है, आप मेरी ग्रेट अपलाइन सुरेंद्र जी से पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम मेरे साथ बिताया है। मैं पूरा दिन मेहनत करता था, रात को कई बार 10 बजे घर पे पहुंचता था, कई बार 11 बजे। अगर किसी की गाड़ी रात को 2 बजे भी बिगड़ी हुई है, मुझे बुलाने आ गया, तो मैं कभी नहीं ये कहता था कि रात हो चुकी है, मैं थक गया हूं, कल सुबह देख लेंगे। नहीं, उसी टाइम मैं निकल पड़ता था।
और शायद मुझे लगता है कि जिस मार्केट में मैं काम करता था उस मार्केट में 20-20, 25-25 साल पुराने मैकेनिक थे, लेकिन फिर भी मेरे पास मेरे वर्कशॉप में लाइट नहीं थी। मैंने 7 से 8 साल अपना खुद का वर्कशॉप चलाया, लेकिन कब लाइट नहीं थी उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा काम वर्कशॉप में काम 24 घंटे चलता था, दिन रात काम करते थे लोग। तो लाइट कहां से आती थी? आजू बाजू वालों के पास से। वो पैशन की वजह से, मेरे आजू बाजू में एक्सपीरियंस होल्डर लोग थे, लेकिन पैशन की वजह से मेरे पास हमेशा काम रहता था। मैं वर्कशॉप में जब रहता था तो लोग मेरे साथ बैठते थे, मैं उनको उस टाइम भी जोक सुनाता था, मैं उनके साथ उस टाइम हंसी मजाक करता था। भीड़ तो उस टाइम भी मेरे पास रहती थी। मेरे पास पैशन था बट प्लेटफॉर्म नहीं था। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मेरे पैशन को मैं किस प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊं जो मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो जाए। मैं थैंक्स करता हूं मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी का, और गुरप्रीत सर का, गुरदीप सर का, और ग्रेट अपलाइन ग्रेट बिग बी जिनको मैं कहता हूं हैप्पी सर जी का, कि जिनके आशीर्वाद से मेरा आज मैं इस सिस्टम में हूं। मैं जब वर्कशॉप में काम करता था तो सुरेंद्र सर, जब मैं गाड़ी के नीचे घुसता था, सुरेंद्र सर मेरे को ऐसे नीचे झांक के देखते थे। मुझे कहते थे, यार संजय, यार ये भी कोई काम है, तू बहुत कुछ कर सकता है यार, तेरे हाथों में हथौड़ी अच्छी नहीं लगती, तेरे हाथों में अगर माइक होगा तो कितना अच्छा लगेगा। तेरे शरीर पे आज ये जो काले कपड़े हैं, जो पेट्रोल डीजल ग्रीस से खराब हो चुके हैं, दाग लगे हैं इन पे, मैं चाहता हूं तेरे शरीर पे काला पैंट कोट हो और तुझे ये सूट करता है। तू अपने पैशन को एक प्लेटफॉर्म पे लेके जा और उसको प्रॉफिट में बदल। मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को पहचाना और मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। ये सब उन्हीं का क्रियाकलाप है, उनके क्रियाकर्म हैं, जिनकी वजह से उन्होंने मेरे मतलब समझ लीजिए मुझे पहचाना। मैं पहली बार जब अपलाइन से मिला था तो मैंने कहा, सर मैं ही मिला, आपको कोई और नहीं मिला। पैशन क्या होता है? आपने कपिल शर्मा का नाम सुना होगा। बिल्कुल। एक व्यक्ति अमृतसर से निकलता है और आज माया नगरी बॉम्बे में एक बहुत बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं उसका, अपना उसने साम्राज्य बना लिया। क्या था उस व्यक्ति के अंदर? पैशन था। वो व्यक्ति स्कूल में भी लोगों को हंसाता रहता था, छोटे छोटे प्रोग्राम करता रहता था, कई डांस प्रोग्राम करता रहता था, हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर, यहां तक कि वो जागरण तक भी करता था। पर उसके दिमाग में एक दिन ख्याल आया कि जो मेरा पैशन है, क्या मेरा पैशन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है? क्या मेरा पैशन मुझे प्रॉफिट दे रहा है? तो उसके मन में आया कि यार आज की डेट में बहुत सारे लोग ना डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। उसका कारण ये कि लोग अपना अकेलापन लोगों के अंदर आ चुका है। लोग अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ नहीं बैठ रहे हो, पैसे को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, लोग एंटरटेनमेंट करना भूल गए हैं। तो उन्होंने द कपिल शर्मा शो स्टार्ट किया धीरे धीरे। तो लोग उसमें इन्वॉल्व होने लगे, लोग हंसने लगे, लोगों का थोड़ा माइंड चेंज हुआ, लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ, लोगों को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, और ये उसने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया अपने पैशन से। और आज वही कपिल शर्मा जो कोई टाइम पे छोटे छोटे प्रोग्राम करता था, आज वही कपिल शर्मा जो है जिसकी करोड़ों की बैलेंस शीट बन चुकी है, ये था उसका पैशन। तो अपने आप में अंदर अपने आप झांक के देखिए कि मेरा पैशन क्या है। मेरा पैशन था बोलना, मेरा पैशन था बातें करना, लोगों को एंटरटेन करना। मैं धन्यवाद करता हूं मेरी अपलाइन का जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। मेरा पैशन है आज की डेट में, आप ट्रेनिंग लगवा लो, आप मेरे को 4 घंटे 2 घंटे 2-3 घंटे बाद जितना बुलाना बुलाओ, उसके बाद बोलो सर आधे घंटे में दूसरी ट्रेनिंग लानी है, मैं 2 घंटे बाद फिर बोलूंगा, क्योंकि ये मेरा पैशन बन चुका है। और आज इस पैशन, ये मेरा पैशन है। लोग मेरी बातें सुनते हैं, जिनका काम नहीं चलता वो बातों को इंप्लीमेंट करते हैं, उनका काम चलने लगता है, वो भी प्रॉफिट में जाते हैं, मैं भी प्रॉफिट में जाता हूं। ठीक है, अपने पैशन को पहचानिए। संजीव कपूर, आपने नाम सुना होगा। अपना पैशन कुछ भी हो सकता है आपका, उस पैशन को बाहर निकालने की जरूरत है। परमात्मा ने हमको इस संसार में भेजा है और वो सारे साजो सामान के साथ भेजा हुआ है, वो सारी शक्तियों के साथ भेजा हुआ है कि जिन शक्तियों का इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ में एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। जो चाहते हैं वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। वो हमारे अंदर सब कुछ इनबिल्ड क्वालिटी में है, परमात्मा ने सब कुछ पहले भेजा हुआ है। संजीव कपूर, आप जानते हैं जिसको, संजीव कपूर को, कि वो व्यक्ति
खाना बनाता है, खाना बनाना उसका पैशन है। जब इसने ये कहां से सीखा? जब उसके घर में उसकी सिस्टर, उसकी मदर, उसकी दादी जो भी खाना बनाते थे उनके बीच में जाके वो भी काम लग जाता था। उसने खाना बनाना सीखा, ये उसका पैशन बन गया, यही उसका पैशन था और इसी के ऊपर उसने वर्किंग करने शुरू करी और लोगों को खाने के नए नए टेस्ट, नए नए तरीके बताए। और आज वही संजीव कपूर जो है, संजीव कपूर तंदूर के नाम से फेमस है और इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया को उसने खाने की नई नई रेसिपी दी। ये उसका पैशन था और इसी पैशन, सिर्फ खाना बनाने वाला व्यक्ति, आज मोदी जी को देखिए, चाय बनाने वाला व्यक्ति, पर अंदर पैशन था लोगों की सेवा करने का। बस उसको पहचाना और आज देश का प्रधानमंत्री बन गया। करसन भाई पटेल निरमा कंपनी का मालिक, पार टाइम पे उसने स्टार्ट किया था निरमा बनाना, पाउडर बनाना, लोगों की, ये उसका पैशन था। उसने देखा कि लोगों को समस्या है कि बड़े बड़े पैकेट मिलते हैं और रेट भी ज्यादा होता है, तो कम रेट में ज्यादा मटेरियल दिया जाए तो लोगों को, औरतों के हाथ भी ना जलें, अच्छा ऐसा डिटर्जेंट पाउडर बनाया जाए कि जो चले भी ज्यादा, कम यूज हो, मतलब क्वांटिटी में कम यूज हो, ज्यादा चले और सस्ता भी हो। और उन्होंने बनाया और अपनी साइकिल उठा उठाकर लोगों के घर घर तक पहुंचाया। लोगों ने कहा पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब होंगे तब देना, अगली बार आऊंगा तब दे जाऊंगा, अब नया पैकेट दे जाऊंगा और पैसे ले जाऊंगा। ये क्या था? उनका पैशन को उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाया और आज निरमा कंपनी का आप देख सकते हैं कितना बड़ा टर्नओवर है। इसी तरह से अपने पैशन को पहचानिए कि मेरा पैशन इस इंडस्ट्री में क्या मेरा पैशन लोगों को ज्वाइन करने का है, क्या मेरा पैशन लोगों को डुप्लीकेट करने का है, क्या मेरा पैशन लोगों का माइंड सेट करने का है, YMLM क्लियर करने का है, उनके ड्रीम बिल्ड करने का है, कमिटमेंट, उनसे कमिटमेंट लेने का पैशन है, उनको डुप्लीकेट करने का पैशन, उनको प्लानिंग देने का पैशन है। मेरा पैशन क्या है? हर इंसान के अंदर वो क्वालिटी है, उसको ही ढूंढने की जरूरत है। हम होता क्या है, इंसान की हालत पता कैसी हुई है? वो जो हिरन होता है ना जिसमें कस्तूरी पाई जाती है, वो उसकी खुशबू के चक्कर में पूरी दुनिया में उस कस्तूरी को ढूंढता रहता है। सिर्फ अगर एक जगह नहीं ढूंढता तो वो जगह कौन सी है, वो खुद में नहीं ढूंढता। कहते हैं ना, पागलपन ही जुनून की हद को बढ़ाती है, पागलपन ही जुनून की हद को बढ़ाती है, वरना क्या कभी कोई शांत लहर भी तूफान लेकर आती है। देखिए पैशन जो होता है ना, एक कामयाबी जो होती है वो तीन प्रकार से हासिल की जा सकती है, 3 क्या 4 भी कह सकते हैं। एक ये है कि भाई अच्छे अमीर घर में शादी कर लो, वहां से अच्छा दहेज मिल गया, या आगे कोई उनका मतलब समझ लिए बेटा नहीं है, एक बेटी है या 2 बेटियां हैं, तो उनकी जायदाद भी आपको मिलने वाली है, कुछ आपके घर की जायदाद हो जाएगी, तो आप ऐसे भी अमीर बन जाओगे। दूसरा होता है कि आप आदमी एक डिग्री लेकर टैलेंट के दम पे अपने सपने पूरे करता है। तीसरा होता है जो पैशन के दम पे सपने पूरे करता है, और एक व्यक्ति वो भी होता है जो डर की वजह से कामयाब हो जाता है। आप इनमें से कौन से हो? हमें ये पहचानने की जरूरत है कि मैं कौन सा हूं। मैं आपको रियलिटी बताऊं, डर सबके अंदर होता है। मैं हैप्पी सर आप मेरी ग्रेट अपलाइन है, मैं आपसे साथ डिस्कशन करना चाहूंगा कि आपको किस प्राणी से डर लगता है? किस प्राणी से डर लगता है? मतलब आप सांप से डरते हो, आप हाथी से डरते हो, आप कुत्ते से डरते हो, किससे डरते हो आप? एक्चुअली डर वाली बात नहीं है, लेकिन कुत्ते से मुझे थोड़ा सा होता है। कुत्ते से डर लगता है ना? अच्छा, आप इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्राणी किसको समझते हैं? नो डाउट शेर। शेर। आप इस पृथ्वी पर सबसे ऊंचा उड़ने वाला प्राणी किसको समझते हैं? ईगल। ईगल। आपने 3 चीजों के बारे में बताया कि कुत्ते से डर लगता है, मैं सांप से बहुत डरता हूं। अब हम इस बात के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि कुत्ते से डर लगता है आपको, पर मैं आपको एक बात बता दूं, आपका जो डर है उसको भी अपना पेट भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसका भी सिर्फ डरने से पेट नहीं भरता। मतलब जिस चीज से आप डरते हैं, हमें डर कब लगता है कि यार ये बहुत शक्तिशाली है। आप इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्राणी शेर को समझते हैं। आपको पता है शेर जंगल का राजा होता है और उसको भी अपना पेट भरने के लिए शिकार तो करना ही पड़ता है। ईगल जो है वो आसमान की बुलंदियों पे उड़ता है, उसकी पकड़ बड़ी मजबूत होती है, 12 किलोमीटर दूर आसमान से अपने जमीन पर नीचे शिकार को ढूंढ लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी
उसको भी शिकार करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, यस सर, क्योंकि उनको भी डर है। सांप को डर है कि अगर मैंने कहीं किसी को नहीं डसा, किसी मेंढक को नहीं पकड़ा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। कुत्ते को डर है कि अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मैं भी भूखा मर जाऊंगा। शेर को डर है अगर मैंने कोशिश नहीं की तो कोई भी हिरन मेरे मुंह पे आके नहीं बोलेगा, मेरे सामने आके नहीं बोलेगा कि ले मुझे निवाला बना लो। बाज को डर है कि अगर मैंने शिकार नहीं किया तो मैं भी भूखा मर जाऊंगा। मतलब डर इस पृथ्वी पर हर इंसान, हर प्राणी के अंदर है। मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक बार क्या होता है कि चाइनीज, जापान और क्या बोलते हैं अमेरिका का और इंडिया का, चारों प्रेसिडेंट इकट्ठे होते हैं, बैठ के डिस्कशन चल रही होती है, एक मीटिंग चल रही होती है। तो चाइना वाला कहता है कि बात चलती है कुत्तों के ऊपर। चाइना वाला कहता है हमारा यहाँ का जो मोमो है ना, मोमो कुत्ते का नाम होता है मोमो, वो बहुत फेवरेट और पावरफुल डॉग है हमारे यहाँ का। तो अमेरिका वाला बोलता है नहीं, हमारा मोली और कोको, ये बहुत अच्छे दो डॉग पाए जाते हैं और इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब ये अमेरिका है, भाई सुपर पावर है, हैं? और जापान वाला कहता है मोमो, चाइना वाला कहता है माओ, अमेरिका के कुत्ते का नाम है मोली और कोको। तो ये बातें कर रही होती हैं कि हमारा डॉग बहुत अच्छा है, दूसरा कहता नहीं हमारा डॉग बहुत अच्छा है, हमारे बहुत उसकी पकड़ बड़ी मजबूत है, बहुत तेज भागता है। तो इंडिया वाला कॉफी पी रहा होता है मस्ती से, लास्ट में बोलता है यार तुम खाली ये बातें ही करोगे कि इनका मुकाबला कराया जाए? बोले ठीक है। उन्होंने डेट तय कर ली। चाइना का डॉग लेके गए जिसका नाम था माओ, जापान वाला मोमो, अमेरिका वाला कोको लेके आया और इंडिया वाला डॉग लेके गया एक जाते जाते ना गली का कुत्ता ले गया पकड़ के, कमजोर सा। अब सब जाते ही क्या हुआ, जैसे मैंने पहले बोला था कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं सबसे पहले हमारे को नो सुननी पड़ती है, मजाक का सामना करना पड़ता है, लोगों को रिजेक्शन फेस करने पड़ते हैं, तो ऐसी सब जगह है। अब जैसे ही इंडियन डॉग को उन्होंने देखा तो चाइना वाला भी माओ माओ छोटी छोटी आंख वाला लगा मजाक उड़ाने, वो वैसे ही मजाक उड़ाता है। जापान वाला भी मजाक उड़ाने लगा कि ये कौन सी वैरायटी लेके आ गए तुम। अमेरिका वाला वो Which is this variety? ये वो फला, अभी लगा बोलने। इंडिया वाले ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि बोले नाम से क्या फर्क पड़ता है, नाम से मिली प्रसिद्धि कुछ समय तक ही रहती है, लेकिन काम से मिली प्रसिद्धि सदियों तक रहती है। हमारे यहाँ नाम से काम नहीं होता, काम से नाम होता है। पहले तुम दौड़ा के देखो, फिर इसका नाम बताऊंगा क्या है नाम। अब जब उनको उस जो टारगेट लाइन थी वो बताई गई और जो स्टार्टिंग लाइन थी वहां पे खड़ा कर दिया गया। अब इंडिया वाला कुत्ता बेचारा डरा हुआ कभी चाइना वाले की तरफ देखता है, कभी इंडिया उसको जापान और अमेरिका की तरफ देखता है। तो उनके बड़े बड़े कुत्ते मोमो, माओ, कोको, इतनी बड़ी बड़ी जीभ निकाली उन्होंने तगड़े। ये बेचारा डरा हुआ, गली का कुत्ता बेचारा है, ये डरा हुआ। जैसे ही 1 2 3 हुआ, जैसे 3 बोला एंड गो, इंडिया वाला कुत्ता सबसे आगे। जापान वाला कह रहा है मोमो मोमो भागो, मोमो मोमो गो, मोमो गो। चाइनीज बोल रहा है माओ माओ गो, माओ माओ गो। अमेरिका वाला कोको कोको गो गो गो, कोको कोको गो गो गो, एंड बिन दिस रे कोको कोको गो। और इंडिया वाला एक ही बात बोल रहा है, शाबाश 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 शाबाश। और देखते ही देखते इंडियन डॉग जीत गया। बाकी सब बोल रहे हैं यार ये शाबाश क्या है। तुम दो चीजें बताओ, एक ये शाबाश क्या है और ये जैसे जब कुत्ता जीत गया तो इंडियन प्रेसिडेंट ने क्या किया, उसको बुलाया, तू 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 इधर आ। तो बोलते हैं कि हमें दो शब्द बताओ कि ये एक शाबाश क्या है और ये तू तू क्या है, और हमें यह भी बताओ कि इसको कहां से प्रशिक्षण दिया गया कि ये कुत्ता रेस कैसे जीत गया। जबकि हमारे मोमो, माओ और कोको इतने तगड़े कुत्ते हैं, इतने रेस में दौड़ने वाले पावरफुल पाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कैसे जीत गया। ये हमारे कुत्ते तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, इनको तो बड़ी ट्रेनिंग अच्छी दी गई है। इंडिया वाले ने पता क्या बोला कि तुम्हारे कुत्ते इसलिए हारे हैं क्योंकि वो ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन मेरा कुत्ता इसलिए जीता है क्योंकि उसके अंदर डर था कि कहीं ये कुत्ते मेरे को खा ना जाए।
और सॉरी सर, कहते हैं हमारे इंडिया में जो काम शाबाश 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 कर जाती है ना, वो तुम्हारे मोमो माओ और कोको बोलने से नहीं होता यस सर, यस राइट सर। है। और देखो तू क्या बोले, तू इसका नाम है। आप गली में देखो, आप किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, जब भी कुत्ते को बुलाते हैं तो घर वाले ये कहते हैं तू है तू है तू 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 तू। तो यहाँ पे जो कुत्ता जीता था वो डर की वजह से जीता। अब बात करते हैं हम कि आप सफलता जो है टैलेंट के दम पे भी हासिल कर सकते हैं। अब टैलेंट में क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास आपने कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी, कोई कोर्स कर लिया, आपके पास डिग्री है, आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गए, तो आपके पास अगर कहीं स्कोप है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है, इसके अलावा आपके पास कोई स्कोप नहीं है। यस सर। लेकिन एक पैशनेट व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति, जिस बंदे के पास कोई डिग्री नहीं, ऑलराउंडर, आज घर में पंखा बिगड़ जाए संजय धीमान हाजिर, टीवी बिगड़ जाए संजय धीमान करता है, लैपटॉप बिगड़ जाए संजय धीमान ठीक करेगा, कंप्यूटर बिगड़ जाए संजय धीमान ठीक करेगा, नल बिगड़ जाए मुझे आता है, एसी बिगड़ जाए मुझे आता है मुझे, क्योंकि मेरे अंदर पैशन है, ये सब करने का पैशन है मेरे अंदर। तो उस पैशन को पहचानिए। पैशन वो चीज है कि जो आपको अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे भी आपकी आंख खुले और उठ के आप काम करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है। राइट राइट राइट। मैंने जब स्टार्टिंग में शुरुआत की तो मैंने अपनी अपलाइन से पूछा, सर मुझे करना क्या है, ये कंप्यूटर एजुकेशन वगैरह कैसे बेचनी, मुझे समझ नहीं आती, मुझे करना क्या है। क्योंकि मैं मास्टर था उस फील्ड में, वर्कशॉप लाइन में, वहां मैं टाटा स्पेशलिस्ट था। आप मेरे को गाड़ी के पास ले जाओ, गाड़ी स्टार्ट कर दो, मैं गाड़ी पे हाथ रख के बता देता गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। मेरा पैशन था, मैंने उसको सीखा था काम को। जब मैं उस वर्कशॉप में काम करने लगा लुधियाना में, आरती सिनेमा के पास सेखो मोटर के वर्कशॉप में, तो 6 महीने बाद मेरे बॉस ने ये कहा था कि मुझे 25 रुपया महीने की मतलब जेब खर्चा मिलता था। 6 महीने बाद उसी बॉस ने टेबल के ऊपर बैठ के मेरे साथ बोला कि संजय धीमान आजा मेरे साथ 50% पे पार्टनरशिप कर ले। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो कहता है यार तू, मैंने तेरी देखी है बैकग्राउंड बहुत पूरा है, तुझे पैसा चाहिए और मुझे तेरे जैसा व्यक्ति चाहिए। मैं कहा सर इतना बोल दिया बहुत है, मुझे जो सैलरी दे रहे हो 25 रुपया 30 रुपया 50 रुपया 500 रुपया जो देना दे दो, लेकिन मैं आपके साथ 50% का पार्टनर नहीं बन सकता क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। मैं अगर आज आपका पार्टनर बन जाऊंगा तो मैं सीख नहीं पाऊंगा, मुझे सीखना है। अब मैं सीखना बंद कर दूंगा तो मैं कमाना बंद कर दूंगा। उन्होंने मेरे को दूसरी ऑफर दी, बोला कि अगर तू मेरे साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा तो तुझे यहां से काम मैं करने नहीं दूंगा, तुझे यहां काम छोड़ना पड़ेगा। मैंने दूसरी ऑप्शन को चुना क्योंकि मैंने बोला मैं आपके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, मैं काम छोड़ देता हूं। मैंने दूसरी जगह काम किया। उस फील्ड में मुझे मास्टरी थी, मैं एक एक गाड़ी की एक एक पाइपलाइन के बारे में जानता था, गाड़ी के हर्ट के बारे में मैं जानता था कि गाड़ी को कहाँ समस्या है, गाड़ी को कैसे ठीक करना है। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया, मैंने अपनी अपलाइन, मैंने सुरेंद्र सर जी से पूछा कि सर मुझे बताओ मुझे करना क्या है। इन्होंने मुझे पता क्या बोला, बोले एक तुझे लोगों की ना सुननी है और दूसरा ये पूछना है कि क्या तुम करोड़पति बनना चाहते हो, बस ये 2 ही काम करने हैं। कहते मैंने कहा पहले कौन सा करना है? कहते तू एक करेगा दूसरा अपना आप ही आ जाएगा। जब तू लोगों को ये पूछने जाएगा कि क्या तुम्हें करोड़पति बनना है, अगर वो नो सुन देंगे तो नो अपने आप ही सुन लेगा तू हैं। सही बात है सर। तो मैंने काम स्टार्ट रखा और धीरे धीरे हुआ क्या कि धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। एक लग तो मेरी बहुत लंबी होगी रतलाम वाली, जिसमें संजय चौधरी जी हैं, प्रेमराज सांकला जी हैं, अनोखे लाल पंचाल जी हैं, दशरथ जी हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, सुभाष पाटीदार हैं। दूसरी साइड मैं और टीएस धीमान लगे कि सोच रहे हैं कि होगा क्या, करेंगे कैसे। अपने ने एक बात बताई कि संजय धीमान ये एफडी है तुम्हारी, बस तुम प्लान करते रहो। अब हमें यही नहीं, हमें उस टाइम ये पता नहीं होता क्रॉस लेग कौन सी है, वहां हमें एक पता, किसी ने बोल दिया कि संजय धीमान प्लान करना है, इतना बोलते ही हम आधा प्लान तो कर ही देते हैं। मतलब इतने पैशन से भरे हुए। पैशन क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इसके साक्षात गवाह हैं हैप्पी सर। हैप्पी सर अपनी ग्रेट अपलाइन के साथ सूरत में आए हुए थे सेमिनार लगाने, और मुझे पता चला, मैंने भी बस पकड़ी, वहां पहुंच गया। अब सेमिनार में जाने के लिए आधा घंटा बाकी है, उससे पहले मैं पहुंचा और वहां पे जो ऑर्गेनाइजर था उसने इनके कान में आके बताया कि सर प्लान करने वाला व्यक्ति तो आज नहीं आ रहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब हैप्पी सर और उनकी अपलाइन सोचते हैं कि यार हम आके यहाँ प्लान करेंगे। ये आपस में ना कानाफूसी कर रहे थे। मैंने बोला सर क्या है क्या, अगर आपको कोई गुप्त बात करनी है तो मैं बाहर चले जाता हूं, नहीं तो फिर बताओ क्या है, सामने बताओ।
कहते नहीं, दरअसल बात ऐसी है यार कि यहाँ पे आज जिसको हमने बोला था कि तुझे प्लान करना है तो वो बंदा की ना तबीयत ठीक नहीं है। मैं कहा सर ऐसे मौके पे तो बड़ों बड़ों की खराब हो जाती है, आप मुझे बोलो मैं प्लान करूंगा, आप मुझे बोलो मैं प्लान करूंगा। अब ये टेंशन में आ गए कि एक व्यक्ति वो है जिसको हमने चुना था वो आया ही नहीं, और ये सामने से कह रहा है कि मुझे बोलो मैं प्लान करूंगा, कि यार ये प्लान करेगा कि नहीं करेगा। मैं कहा सर एक बात तो पक्की है कि लोग जुड़े ना जुड़े लेकिन रात को लोग सो नहीं पाएंगे। Yes, sir. और मैंने प्लान किया, मैंने 15 से 20 मिनट मैंने प्लान किया पूरे जोश के साथ। अब ये नहीं पता इनको क्या समझ आया और मैंने क्या बोला, लेकिन जब मैं स्टेज से उतरा तो पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। ये होता है पैशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहा हूं सर? बिल्कुल। देखिए इसमें कई बार क्या होता है, आदमी कहता है कि सर कुछ लोग कहते हैं मेरी तो उम्र हो गई है, अमिताभ बच्चन से बड़ा तो नहीं है कोई भी ड्यू सॉफ्ट में। कोई लोग कहते हैं कि सर अभी मैं छोटा हूं, कई बार लोग कहते हैं सर अभी मुझसे नहीं हो पाएगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। आपने गाना सुना होगा ना, वो गजल उसकी है ना जगजीत सिंह की, ना उम्र की हो कोई सीमा, सुनी होगी गजल। हाँ, इसमें उम्र की सीमा नहीं होती। मैं आपको पैशन के बारे में बताता हूँ कि पैशन क्या होता है। पैशन कई बार ना आदमी का जगाना पड़ता है, होता उसके अंदर है, जैसे हनुमान जी का जगाया था तो जगाना पड़ता है। तो ये देखना कि एज ए ग्रेट अपलाइन मैं अपने साथ काम करने वालों का पैशन जगा रहा हूं कि नहीं। मुझे पता होना चाहिए मेरी टीम में किस किस प्रकार के लोग हैं, किस तरह का जुनून है उनके अंदर, वो क्या कर सकते हैं, उनमें क्या क्वालिटी है। हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। देखिए एक बार क्या होता है कि एक राजा थे, उन्होंने ना एक हाथी पाला था और उस हाथी से राजा जी बड़े युद्ध लड़ने जाते थे और जितने युद्ध उन्होंने लड़े राजा जी ने उस हाथी पर बैठ के, वो सारे के सारे युद्ध राजा ने जीते। एक वक्त आया, बात हो रही है उम्र की, एक वक्त आया राजा ने सोचा यार ये हाथी ना बूढ़ा हो गया है, अब इसको रिटायर कर दिया जाए। तो राजा ने क्या किया, उस हाथी को युद्ध में ले जाना छोड़ दिया। घर में उसकी मतलब राजमहल में सेवा होती है। अब वो मस्त रहता है, आराम से अपनी बची हुई जिंदगी को एंजॉय कर रहा है। एक बार क्या होता है, हाथी दिन में निकला घूमने और एक दलदल में फंस गया। राजा ने बड़ी कोशिश की उसको निकालने की, लेकिन वो किसी भी कोशिश पे बाहर नहीं आया। राजा परेशान हो गया कि अब ये यही मर जाएगा यार। राजा को सब बातें याद आने लगी कि यार इस हाथी से मैंने वो वाला युद्ध जीता था, इस हाथी से मैंने वो वाला युद्ध जीता था, वहां जीता था, इस हाथी ने मेरे को हमेशा जीत दिलाई है, लेकिन आज ये मेरा परीक्षण ले रहा है, लेकिन आज मैं असफल हो रहा हूं इसको बाहर निकालने में। पूरी कोशिश की, अब उन्होंने सोचा मर जाएगा। एक मंत्री आया और राजा के कान में कहता है, राजा जी पास वाले जंगल से गौतम बुद्ध गुजर रहे हैं, तो कोई सलाह उनसे ले ली जाए। राजा ने एक क्षण भी नहीं लगाया, तुरंत गौतम बुद्ध जी के पास पहुंचे और उनको सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरा बड़ा प्यारा हाथी है जिसने मुझे कई बार जीत दिलाई है, लेकिन आज वो दलदल में फंस गया है, मेरी सारी कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो गई हैं, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो महात्मा बुद्ध जी ने बोला कि जिस प्रकार की तुम कोशिशें कर रहे हो उनमें से एक भी कोशिश उस हाथी को बाहर नहीं ला सकती। अगर तुमको उस हाथी को बाहर निकालना है तो तुम एक काम करो, ढोल, युद्ध के समय में जो ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं वो ढोल नगाड़े बजाओ। सारी जनता हंसने लगे कि ये क्या कर रहे हो, पर राजा को विश्वास था। राजा ने ढोल नगाड़े बुलाए और इधर से ऐसा माहौल बनाया कि जैसे युद्ध होने वाला है। जैसे ही ढोल नगाड़े बजाए, हाथी के कानों तक वो पहुंचे, हाथी जोर से चिंघाड़ा और उस दलदल से बाहर आ गया। तो उस समय उसको ये भूल गया कि मेरी उम्र क्या है और मैं कहां फंसा हुआ हूं। उसको वो अपना पैशन याद आ गया, क्योंकि युद्ध के मैदान में वो चिंघाड़ कर ही हमेशा वार करता था। तो ये कि कई बार हमारा पैशन अपने से बात करने पे जागता है, कई बार हमारा पैशन बुक रीडिंग पे जागता है, कई बार हमारा पैशन लोगों से बात करने पे जागता है, कई बार हमारा पैशन प्लान करने पे जागता है, फॉलोअप लगाने पे जागता है, कई बार डुप्लीकेट करने पे जागता है, कई बार विजन क्लियर करने पे जाता है। वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क इन दिस इंडस्ट्री। हमारे पास बहुत सारे काम है, हम बेरोजगार नहीं है, हमने एक सिस्टम को ज्वाइन किया, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग क्या बोलते हैं काम है। हमको ये देखना कि मुझे क्या करने को अच्छा लगता है।
यस सर। यस सर। इसी के साथ में अगर हमें कोई अपना गोल हासिल करना है, हमारा कोई लक्ष्य हासिल करना है, अगर हमारे पास पैशन है तो उस पैशन से हम अकेले काम करेंगे तो कामयाबी मिलना बहुत, क्या बोलते हैं, दुर्लभ है। कहते हैं ना, अगर आपको जल्दी जाना है तो अकेले भागिए, और अगर बहुत दूर तक जाना है, अगर आपको जल्दी जाना है तो अकेले भागिए, और बहुत दूर तक जाना है तो टीम बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने डिस्कशन की कि फाइंड योर पैशन, अपना पैशन पहचानिए, अपनी टीम का पैशन पहचानिए, और उसी के साथ में अगर हमें जल्दी जाना है तो अकेले चलो, अगर बहुत दूर तक जाना है तो टीम बनानी पड़ेगी। तो सेकंड बात हम कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइज योर टीम, हमें एक टीम बनानी पड़ेगी, और अगर टीम बनी हुई है तो उसको सही डायरेक्शन कैसे देनी है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। कई बार क्या होता है, हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री की सबसे बड़ी वीक पॉइंट पता क्या है? ये हमें लगता है कि बड़ा पावरफुल पॉइंट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत वीक पॉइंट है। अब जिसको नहीं मानना है वो ना माने, मेरा किसी को मनाना तो मतलब पैशन नहीं है। पर सबसे वीक पता क्या है, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मैं अपनी किसी अपलाइन के पास 4 लोगों को लेके गया, और मेरी ही टीम का एक व्यक्ति अपने 4 लोग लेकर आता है, और वो ग्रेट अपलाइन मेरे 4 लोगों की मीटिंग अलग लगा रही है और मेरी ही डाउनलाइन के 4 लोगों की मीटिंग अलग लगा रही है, तो ये पॉलिसी सही नहीं है। यहां पे टीम खत्म हो जाती है। हमें ग्लास डोर पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा, जिसे हम पारदर्शिता पॉलिसी भी कहते हैं। ग्लास डोर पॉलिसी, आपको पता है पहले बैंक में जाते कैबिन बने होते थे, लकड़ी के कैबिन होते थे, लेकिन अभी वो निकाल दिए गए, वहां ग्लास लगा दिया गया। वो इसलिए लगा दिया गया क्योंकि मैं अगर बाहर बैठा हूं, मुझे ये कहा जाता है कि आप बाहर बैठिए, अंदर मीटिंग चल रही है, तो लकड़ी के कैबिन में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मुझे बना रहे हैं और मैं यहां अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। तो झगड़े होते थे। अब मेरे अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है वो तो मुझे पता है, दूसरे के अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है, अब मैं अपने अकाउंट की प्रॉब्लम किसी दूसरे के साथ तो शेयर कर नहीं सकता। और एक साथ में जो बैंक का एम्प्लॉय है वो एक ही साथ में सब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने ग्लास डोर पॉलिसी बनाई। इससे एक बात तय होगी कि जहां मैं मीटिंग करने गया हूं, उनसे मिलने गया हूं, वहां से एक व्यक्ति उठ के आता कि सर अंदर मीटिंग चल रही है, थोड़ी देर के आप 5 मिनट यहां बैठिए। तो उससे एक बात पक्की होगी कि आदमी का पेशेंस का लेवल जो है वो बढ़ गया, क्योंकि मुझे पता चल गया यार सामने दिखाई देता है बंदा बैठा हुआ है, मीटिंग कर रहा है, तो कोई बात नहीं, 5-10 मिनट मीटिंग चलेगी, उसके बाद मैं मीटिंग में बैठ जाऊंगा। अब क्या होता है कि अगर ग्लास डोर पॉलिसी को नेटवर्कर फॉलो नहीं करता, तो उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मान लीजिए कि आपने एक टीम को अंदर बुलाया, एक टीम में 6 लोग गए, आपने 4 लोगों को बोला मेरी पहले इनसे डिस्कशन होगी, 2 को बाद में खड़ा करो, बाहर खड़ा करो, इनको बाद में बुलाते हैं। अब अंदर आप किसी के बारे में कुछ नहीं कर रहे, बहुत अच्छी प्लानिंग दे रहे हैं, लेकिन जो बाहर वाले 2 व्यक्ति हैं या एक व्यक्ति जो भी बाहर बैठा है, उसके दिमाग में ये सवाल चल रहा है, उसके दिमाग में खुरापाती आने शुरू हो गई कि अंदर मेरे बारे में जरूर कोई चक्कर भी रचा जा रहा है। सुन पा रहे हैं आप? अब उसमें क्या होता है कि उससे क्या हुआ, उससे लोगों का रिश्ता जो है वो कमजोर हो जाता है, उससे लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है, उससे लोगों का हौसला डगमगा जाता है। और नेटवर्क इंडस्ट्री में बेटर रिलेशन बेटर बिजनेस, बैड रिलेशन बैड बिजनेस, नो रिलेशन नो बिजनेस। आपको उसी व्यक्ति की तरफ से पैसा आता है जो आपके बिजनेस में है, क्योंकि उसका आपके साथ रिश्ता है। किसी बाहर का व्यक्ति जो आपकी इंडस्ट्री में अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ, आपकी टीम में ज्वाइन हुआ, उसका पैसा आपको नहीं मिलता। इसलिए बेटर रिलेशन, इससे बेटर रिलेशन होगा तो बेटर बिजनेस होगा। जब रिलेशन किसी से होगा तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तो बंदे के अंदर हौसला बरकरार होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। और ये तीनों चीजें अगर आपकी टीम के अंदर हैं, हमारी टीम के अंदर हैं, या मैं किसी टीम का हिस्सा हूं, अगर मैं एक प्लेयर हूं, मेरे अंदर हैं, तो मैं हमेशा परफॉर्मर रहूंगा। इसलिए हमको ग्लास डोर पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा अगर टीम तैयार करनी है। अभी तो एडवांस एजुकेशन बहुत एडवांस हो चुकी है। जब हम पढ़ते थे तो हमें ये पढ़ाया जाता था कि
एक व्यक्ति की उतनी ही ताकत है, उतनी ही इनकम आती है जितना कि उसका घात होता है। घात किसको बोलते हैं? 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, सांकला जी, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अकेला व्यक्ति अकेला ही होता है, लेकिन जब उसकी टीम में लोग जुड़ते चले जाते हैं तो उसकी इनकम फिर जैसे 2 जुड़ गए तो वो 2 की नहीं 4 लोगों की इनकम आएगी उसकी, क्योंकि वो पावर डबल होती चली जाती है। यस सर, राइट सर। ठीक है, सही बोल रहा हूं? राइट। हाँ, अब टीम कैसे तैयार करनी है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं अभी वर्क कर रहा हूं और जैसे करता आया हूं, मैंने काफी सारे किताबें पढ़ी हैं, मैंने बहुत सारे स्पीकर को सुना है, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग खुद तैयार करता हूं, बहुत सारे मॉडल डिजाइन करता हूं। पर मैंने एक चीज देखी है कि 3 चीजें अगर आपको बहुत मजबूत टीम बनानी है तो 3 चीजों का टीम के अंदर होना बहुत जरूरी है। जी सर। पहली बात, एज ए ग्रेट अपलाइन आपके पास एक टीम को चलाने की योजना होनी चाहिए। जी सर। दूसरी बात, उस टीम के अंदर आपका और आपके लोगों का तालमेल अच्छा होना चाहिए। जी। और तीसरी बात कि टीम के प्रति और आपकी टीम की भावना आपके प्रति, ये एक भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति इमोशन होने चाहिए। अब योजना क्या है? अब योजना ये है कि मान लीजिए कि हम क्रिकेट का मैं एक एग्जांपल देता हूं कि क्रिकेट के 11 प्लेयर होते हैं। यस सर। अब इसमें योजना किस तरीके से बनती है? 11 प्लेयर में से हो सकता है कोई बेस्ट बॉलर हो सकता है, कोई बेस्ट बैट्समैन हो सकता है। 11 में से मुझे ये देखना है कि मेरे पास बैट्समैन कितने हैं और बॉलर कितने हैं। अगर बैट्समैन ज्यादा हैं, बॉलर कम हैं, तो योजना उस हिसाब से होगी। अगर मेरे पास बॉलर ज्यादा है और बैट्समैन कम है तो योजना अलग होगी। अगर मेरे पास दोनों सेम बराबर हैं तो योजना अलग होगी। योजना तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि बिना योजना के जब हमारे पास लोग जुड़ जाते हैं कई बार, लेकिन हमारे पास उनको देने के लिए टास्क नहीं होता, योजना नहीं होती, जिस वजह से हम कहते हैं सर मेरी 100 लोगों की टीम। अरे फर्क होता है टीम और भीड़ में यार। भीड़ इकट्ठी की है, टीम तो वो बंदा जिसने आपने जिसको टास्क दिया और वो उठ के काम करने लग गया, वो टीम का हिस्सा है। टीम का हिस्सा वो व्यक्ति है कि अगर मैच हार भी जाए तो भी अगले मैच को खेलने के लिए तैयार रहे, वो टीम का हिस्सा है। भीड़ थोड़ी बदलाव लेके आती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है? अगर एक व्यक्ति कहता है सर मेरी तो 100 लोगों की टीम है, भाई 100 लोगों की टीम है, बात तेरी सही है, लेकिन क्या 100 एंट्री आ रही है हफ्ते की? नहीं सर, एंट्री तो 4 ही आ रही। इसका मतलब भाई साहब अभी तेरी 4 ही लोगों की टीम है, 96 तेरी टीम में भीड़ इकट्ठी हुई है। यस सर। वो भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आए थे, लेकिन क्या हुआ, कहीं ना कहीं 3 जगह पे कमी हुई, योजना में, तालमेल में और टीम भावना में, जिसकी वजह से वो भीड़ बन गई और ये टीम का हिस्सा बन गया। आप देखना कि जिन लोगों के साथ आपका तालमेल अच्छा होता है वो ग्रो कर जाते हैं। यस सर, राइट सर। और बाकी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। जी। अब योजना के ऊपर मैं बात करता हूं। योजना के ऊपर जल्दी मैं आपको एक शॉर्टकट में स्टोरी बताता हूं। स्टोरी ऐसी है कि 3 दोस्त भिखारी थे। एक दिन भीख में लड्डू मांग के लाया, एक व्यक्ति 2 लड्डू मिले उसको। अब जब उसको 2 लड्डू मिले तो जब शाम को वो लेके पहुंचा कि मिल बांट के खाएंगे, तो एक व्यक्ति के मन में ख्याल आया, कहता यार, उसको लड्डू खाने का बड़ा शौक था, कहता यार लड्डू, उसको 2 लड्डू मिले थे, दोस्त 3 थे, कि यार लड्डू 2 हैं, दोस्त हम 3 हैं और मुझे पूरा खाना है और ये देगा नहीं, तो क्या किया जाए? उसने एक योजना बनाई। योजना ये थी, उसने बोला कि देखिए बात ऐसे है कि ये लड्डू को हम सुबह खाएंगे, हम रात को तीनों लोग एक एक सपना देखेंगे, जिसका सपना सबसे अच्छा होगा लड्डू उसको मिलेगा, लड्डू वो खाएगा। तो तीनों सो गए, लड्डू रख दिए। अब ये हुआ कि यार आवाजें बड़ी आ रही हैं। अब ये हुआ, म्यूट करिए, सभी को म्यूट करिए। अब ये हुआ कि जब तीनों सुबह उठे तो अपने अपने सपने सुनाने की बारी आई। तो एक व्यक्ति कहता है कि यार रात को क्या सपना पड़ा यार। अब भिखारी सपना सुना रहा है, क्या कि रात को क्या सपना पड़ा यार, मैं ना अमेरिका पहुंच गया।
और एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन गया, और मैंने शादी भी वहां कर ली, मेरे 2 बच्चे हो गए, और मेरे पास बहुत महंगी कार थी, बहुत बड़ा बंगला, मैं तो जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। दोनों ने तालियां बजाई। दूसरे को पूछा, तूने क्या सपना देखा? कहता यार मैं ना लंदन पहुंच गया, वहां मैंने भी बाहर शादी कर ली, और मैं बहुत बड़ा होलसेलर व्यापारी बन गया वहां, और अच्छी खासी जिंदगी जी रहा। तो जब तीसरे को पूछा, जिसने योजना बनाई थी, उसको पूछा कि तूने क्या सपना देखा? बोले मैंने क्या सपना देखना था यार, कि अभी थोड़ी देर हुई थी सोए हुए, जैसे आप खराटे मारने लगे तो मेरे को सपने में ना हनुमान दादा आए, मेरे को लात मारी, बोला उठ और लड्डू खा ले, ये सही समय है। बोले फिर क्या? मैंने तो लड्डू खा लिए। बोले हमको नहीं बुलाया। बोले तुम एक अमेरिका था, एक लंदन में था, अभी दोनों को बुलाने जाता, अपने अपने परिवार में बिजी थे, तो मैं लड्डू खा गया है? अगर लड्डू खाने हैं तो नींद से जागना पड़ेगा, योजना बनानी पड़ेगी। ये सिस्टम भी वैसा ही है, इसमें बहुत लड्डू है, लेकिन मिलते उसी को ही हैं जो योजना के ऊपर काम करता है। बिल्कुल सही, राइट, सही बोल रहा हूं? राइट। योजना तो बनानी पड़ेगी। अब क्रिकेट की बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मैं, हैप्पी सर, सांकला सर, चिंटू सर, कुमार मनीष सर, गुरप्रीत सर, हम 10-11, सुरेंद्र सर, अनुराग सर, हम 11 खिलाड़ी। अब हो सकता है कि हैप्पी सर बैटिंग में बड़ी मास्टरी है लेकिन बॉलिंग नहीं कर सकते। हो सकता है कि सांकला सर बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही कर सकते हैं। तो उस हिसाब से योजना बनाई जाएगी। अब योजना बनाने के बाद तालमेल, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए हैप्पी सर खेल रहे हैं और इधर से हैप्पी सर के अपोजिट में साथ में मैं खेल रहा हूं। अब हैप्पी सर ने क्या किया कि जैसे ही जो हमारा कंपटीटर है उसने गेंद फेंकी, हैप्पी सर ने धमाकेदार बैटिंग की और गेंद उछली। अब क्या करना है, हमको रन लेना है। वहां से हैप्पी सर दौड़ रहे हैं और मैं इधर बैठे बैठे सोच रहा हूं यार मैं जाऊं कि ना जाऊं, यार पता नहीं दौड़ पाएंगे, रन मिलेगा कि नहीं। तो क्या हम वो रन ले पाएंगे? नहीं, हम रन आउट हो जाएंगे। तो मेरे को क्या करना है कि जितनी स्पीड में वहां से हैप्पी सर दौड़ रहे हैं ना मेरी तरफ, उतनी ही स्पीड में मुझे उनकी तरफ दौड़ना है। ये है तालमेल। आप अपनी अपनी फील्ड में, आप अपने अपने सीनियर जूनियर के साथ झांक के देखिए, जब भी आपकी योजना तभी सफल हुई है, जब आपने योजना बनाई तभी सफल हुई है, जब आप लोगों का तालमेल बहुत ही अच्छा रहा है तब। राइट सर, बिल्कुल सर। और तीसरा है टीम भावना। मैं आपको बताऊं भावना क्या होती है। भावना का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी जिंदगी में। 2 तरह से काम हो सकता है, एक होता है कामना और दूसरी होती है भावना। अब कामना क्या है कि मेरी अपलाइन ने मुझे ज्वाइन किया और अब आराम से पंखा लगा के घर में बैठ गई कि अब संजय धीमान करेगा और मेरे को पैसे आएंगे, तो ये क्या है उनकी कामना। और संजय धीमान भी यही सोच रहा है कि बस मैं एक आध को ज्वाइन कर दूंगा, मैं भी घर पे जाके सो जाऊंगा, तो बस वो काम करेगा, मुझे पैसे आएंगे, तो ये क्या है, कामना। लेकिन दोनों में से दोनों ही पावरफुल शक्तियां हैं, दोनों ही डुप्लीकेट होती हैं। अगर इस तरह से करेंगे, कामना बेस्ड होगा बिजनेस, तो तरक्की नहीं मिलेगी, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे पर कामना लगा के बैठा हुआ। लेकिन अगर जब संजय धीमान को ज्वाइन किया, तो अपलाइन ने बताया कि संजय धीमान जब तू पूरा दिन मेहनत करता है ना, जब तेरे शरीर पे पसीना निकलता है ना, तब तेरे हाथ जो डीजल पेट्रोल से लथपथ होते हैं ना, मुझसे देखे नहीं जाते यार। क्या पूरी जिंदगी ये करे? मैं चाहता हूं कि तेरा खुद का बंगला हो, तू एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने यार, तेरा लाइफस्टाइल हो, तू हम वर्ल्ड टूर घूमने जाएं यार, मेरी इच्छा ये है, मैं ये चाहता हूं, और तेरी इस कामयाबी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस लोग मिला। तो ये क्या हो गया, भावना। अब क्या होगा कि जिस दिन मैं डुप्लीकेट हो गया, तो मैं अपनी डाउनलाइन को ज्वाइन करके पंखे के नीचे बैठकर एसी लगा के चादर ओढ़ के नहीं सोऊंगा, क्योंकि मैं वही करूंगा जो मेरी अपलाइन ने मेरे साथ किया है। ये क्या हो गया, भावना। जब मैं काम करके जाता था, पूरा दिन मेहनत करता था, घर पे जाता था, कई बार प्लान करने के बाद जब नो सुनने को मिलती थी, तो घर पे जाके मैं बैठता था, अपनी वाइफ से डिस्कशन करता था कि यार क्या किया जाए यार, कोई जुड़ ही नहीं रहा यार, लोग कब जुड़ेंगे। कहती आप कामना क्यों करते हो? आप ये सोचो कि एक दिन पूरे हिंदुस्तान को ज्वाइन करवा दूंगा,
लक्ष्यों को प्रतिद्वंदी समझिए, सामने वाला जो व्यक्ति है प्रतिशोध की भावना से उसके साथ प्लान करो। यस सर। प्रतिशोध जिस समय व्यक्ति लेने की कोशिश करता है तो वो सबसे ज्यादा जुनून में होता है। यस सर। उसके सिर पे भूत सवार होता है, वो कमजोर भी होता है लेकिन फिर भी जुनूनी होता है, वो भरा होता है पूरा एकदम, मतलब उसका खून खौलने लगता है क्योंकि उसको प्रतिशोध लेना है। तो मैंने कहा क्या बात है, ऐसे तो लोग भाग जाएंगे। कहती नहीं, आप इस प्रतिशोध के साथ जाइए कि इस व्यक्ति ने पिछले जन्म में मेरा कोई अच्छा काम किया है, ये जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, किसी भी हालात में इसको जुड़ना होगा, मैं प्लान तब तक करता रहूंगा, फॉलोअप लगाता रहूंगा जब तक ये मेरे साथ रहेगा। तो इस प्रतिशोध के साथ जाइए, अपने लक्ष्य को अपना दुश्मन समझिए, देखो कैसे फिर उसके साथ सामना होता है, मजा आएगा सामने करने में। जी सर, जी सर। और ये काम तभी आसान हो सकता है जब हमारे पास एक बढ़िया एक जैसी सोच वाली, एक जैसे टारगेट वाली टीम होगी जिनका पैशन एक ही होगा। भावना क्या है कि मान लीजिए कि अब कोई दूसरी टीम, बिहार टीम खेल रही है और पंजाब टीम खेल रही है। जी। अब बिहार टीम ने, चिंटू जी बैटिंग कर रहे हैं और वहां से क्या हुआ कि इन्होंने एक मतलब कैच रेस किया। अब वहां से सांकला जी दौड़े और इधर से मैं दौड़ा। अब सांकला जी सोच रहे हैं अगर कैच मैंने पकड़ लिया ना तो यार मेरी टीआरपी बढ़ जाएगी, मैं फेमस हो जाऊंगा, मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। और संजय दीवान सोच रहा अगर मैंने पकड़ लिया ना तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी और मैं फेमस हो जाऊंगा। तो इसमें क्या होगा, जब ये अपने बारे में ही सोचा जाएगा ना, जब कोई भावना अंदर नहीं होगी, सिर्फ आप पे कामना होगी ना, तो होगा क्या कि वही कैच, वही गेंद हम दोनों के बीच में टपक जाएगी, एक की व्यक्ति के भी हाथ में भी वो गेंद नहीं आएगी क्योंकि कामना की जा रही है। लेकिन जब इस भावना से दौड़ेंगे कि यार क्या फर्क पड़ता है, सांकला जी कैच पकड़े या संजय धीमान पकड़े, मकसद एक ही है, टीम को जिताना है और देश को वर्ल्ड कप जिताना है, बस। क्या बात है। जब ये भावना अंदर आती है तो इंसान की जीत होती है। आज आप मान सकते हैं कि आज की डेट में संजय धीमान की तबीयत ठीक है या नहीं है, वो मेरी टीम में है या नहीं है, मेरे अंदर एक ही भावना होती है कि संजय धीमान की नजर जिस व्यक्ति पे पड़ गई वो गरीब नहीं रहना चाहिए, बात खत्म। सही बात सर। उसकी जीत होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में वो व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में जाए तो सामने वाला ये बोले कि इसने जरूर संजय धीमान की ट्रेनिंग अटेंड की हुई। यस सर, यस सर। अब मैं भावना क्या है मैं बताऊं कि मेरे पास में मेरी श्रीमती जी बैठी हुई हैं, मैं चाहता हूं कि आप 2-3 मिनट उनको भी दें, सुने। मुझे लगता है कि औरतों में ये भावना जो होती है ना वो ज्यादा होती है। सुनना चाहते हैं आप? यस यस हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम मंजू जी, वेलकम। थैंक यू भाजी। सत श्री अकाल जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हैप्पी भाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री मैंने अकाल। ना हैप्पी भाजी के लिए ना एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है कल से। हैप्पी भाई सुनाया जाए? हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ना कल भजन सुन रही थी, तो भजन सुनते सुनते मुझे याद आया, मैंने बोला यार मैं लाइनें लिख लूंगी ना, मैं हैप्पी भाजी को सुनाऊंगी। मैंने लिखा था ये जाम ड्यू सॉफ्ट वाला, ये जाम ड्यू सॉफ्ट वाला एक बार जो पी लेंदा भुल जांदे ने गम सारे तेरी मस्ती च जी लेंदा। क्या बात है, ये मस्ती उतरदी नहीं, नशा चढ़ के उतर जांदा। क्या बात है, क्या बात है, मेरा मानना है कि ड्यू सॉफ्ट में जो मस्ती से काम करता है ना वो बहुत आगे जाता है। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, सही कहा, बिल्कुल ड्यू सही कहा। सॉफ्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा जाम है, दूसरा कोई जाम पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। राइट, यस, सही, राइट राइट, बिल्कुल सही। पिछली बार देखो सर ने 2 ट्रेनिंग पहले लगाई, अभी तीसरी ट्रेनिंग आप सब लोगों के साथ चल रही है। तो ट्रेनिंग का मजा पता कब आता है? ट्रेनिंग का मजा तब नहीं आता कि जब कोई ये बताता है कि सर बड़ी अच्छी ट्रेनिंग थी, मैंने ये सीखा, मैंने वो सीखा, मैंने ये कर डाला। जब कोई उस चीज को सामने से करके वो दिखाता है ना, तब पता चलता है कि वाकई में यार ट्रेनिंग का असर हुआ है। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने 1 वीक पहले शायद, हाँ, जब पिछली ट्रेनिंग हुई थी सर की काश, उसके 2-3 दिन के बाद मैंने फेसबुक पे चिंटू सर का एक पोस्ट देखा था हेल्थ वाला। योगा कर रहे थे चिंटू सर और उन्होंने फोटो डाली हुई थी। क्या बात है।
तो मैंने सर को तुरंत बताया, मैंने बोला देखो आपने हेल्थ के लिए सबको बोला था, तो हेल्थ के लिए लोग फॉलो कर रहे हैं आपको। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है कि हमने जो किसी से कोई बात शेयर की है, कोई आइडिया शेयर किया है, उसको लोग जब फॉलो करते हैं तो अपने आपको एक बड़ी खुशी महसूस होती है कि वाकई में यार लोग ध्यान दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो मुझे चिंटू सर का वो पोस्ट बहुत अच्छा लगा था। और कल की डेट में ही फेसबुक पे मैंने देखा था कि मैंने पिछली बार बोला था कि ये एक पारिवारिक बिजनेस है। ड्यू सॉफ्ट परिवार एक पूरी एक फैमिली है अपने आप में। जब हम एज ए फैमिली वर्क करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो बिजनेस बहुत आगे जाता है। और कल की ही पोस्ट में मैंने चिंटू सर का वो पोस्ट देखा था, उन्होंने अपने बेटे के साथ फोटो डाली थी, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। चिंटू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, मैं माफी के सीख रहा हूँ। मैं तो कोशिश किया था पत्नी के साथ डालूं। देखिए मुझे नहीं पता कि वो आपने किस भावना से डाला है, आई डोंट नो, बट मुझे इतना फील हुआ कि वाकई में हमारी ट्रेनिंग का असर हो रहा है सब लोगों पे। और जैसे कि सर ने आपको अभी बताया कि योजना बनानी है हमको। जब तक हम योजना नहीं बनाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना है और टीम भावना लेके आनी है, टीम के साथ अपनेपन की भावना लेके आनी है कि जो हमारी टीम है वो हमारे बच्चों के समान होती है, हमारे भाई बहन के समान होती है। काफ़ी हमसे उम्र से बड़े लोग भी होते हैं जो हमारे माँ बाप के समान होते हैं टीम में। तो जब तक हम लोग उनको एक एज ए फैमिली भावना क्रिएट नहीं करेंगे उनके आगे, तो तब तक वो लोग भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही हम बढ़ पाएंगे। तो टीम के साथ एक अपनेपन की भावना लेके आनी है। हमेशा ये सोचना है कि जैसे कि सर ने अभी बताया कि कामना नहीं करनी है कि टीम नीचे वाले ये सोचे कि हमारी अपलाइन हमारे लिए प्लान करेगी तो हमारा काम चलेगा, और अपलाइन सोफे पे टांगे पसार के बैठी हो कि टीम काम कर रही है, मुझे करने की क्या जरूरत है। ये सब कामना जब हम करते हैं ना, तो कभी भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं ना आपको एक छोटी सी स्टोरी के जरिए बताना चाहूँगी कि अपनापन क्या होता है हर चीज़ में ना, अपने बिजनेस में, अपने घर में, अपने किसी भी रिलेशनशिप में। जब तक आप अपनापन नहीं डालते हो ना, तब तक वो कायम नहीं होता है, तब तक वो कामयाब नहीं होता है। तो एक बार की बात है, दो दोस्त ना साथ में पढ़ते थे और साथ में पढ़ते उन्होंने रूम भी एक साथ लेके रखा था, दोनों साथ में ही रहते थे। जब भी वो कॉलेज आते थे साथ में जाते थे, साथ में आते थे। तो एक दिन वो कॉलेज आ रहे थे, रास्ते में चलते चलते एक दोस्त को याद आया कि यार रूम में ना पंखा और लाइट चालू रह गए और हम रूम बंद करके आ गए और पीछे से वो चलता रहेगा, हम लोग कॉलेज चले जाएंगे, हम शाम को आएंगे, तब तक तो कितनी लाइट वेस्ट हो जाएगी। तो उसने अपने दूसरे दोस्त को बोला कि यार हम आधे रास्ते में पहुंच गए, पर मुझे लगता है कि हमारे रूम में लाइट और पंखा चालू हम छोड़ के आ गए हैं। तो उसके दूसरे दोस्त ने बोला कि यार जाने दे, अभी तो हम आधे रास्ते में आ गए, हम वापस जाएंगे तो हमारा कॉलेज का वो लेट हो जाएगा, तो हम अभी वापस तो जा नहीं सकते। तो उसने बोला कि नहीं, तुम ऐसा करो, तुम चलो, मैं जाके आता हूँ। वो वापस गया, उसने रूम खोला, लाइट पंखा बंद किया, फिर से रूम लॉक किया और वापस कॉलेज पहुंचा। थोड़े सालों के बाद उन्होंने जैसे कॉलेज पूरा किया, दोनों को जॉब लग गई, तो वो अलग अलग हो गए एक दूसरे से। 10-12 साल के बाद उनमें से जो एक दोस्त था उसने अपनी जॉब छोड़ दी, उसकी कंपनी में घाटा गया तो उसको जॉब छोड़ना पड़ी और वो नई जॉब ढूंढ रहा था। तो वो एक पेपर में इश्तिहार देख रहा था, इश्तिहार देख रहा था। उसने नीचे देखा एक कंपनी का एड्रेस दिया हुआ था और वहाँ पे एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। मोबाइल नंबर के साथ ही उसके ही दोस्त की फोटो लगी हुई थी। जैसे उसने इश्तिहार पढ़ा और फोटो देखी, उसने बोला कि यार ये तो वही मेरा रूम पार्टनर, मेरा दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता था कॉलेज में। हम दोनों ने साथ में ही जॉब हमें मिली थी, पर हम उसके बाद अलग अलग जगह पे चले गए। काफ़ी सालों से हम एक दूसरे से मिले नहीं, कांटेक्ट नहीं हुआ है, ये तो मेरा वही दोस्त है। उसने उस दिए हुए नंबर पे फ़ोन लगाया। फ़ोन लगा के उसने अपने दोस्त से बात की। उसने बोला कि मैंने पेपर में इश्तिहार पढ़ा है, मुझे जॉब की ज़रूरत है, क्या मुझे ये जॉब मिल सकती है? तो उन्होंने कहा कि आप आइए,
हमारे पास जगह तो है ही, आप इंटरव्यू दीजिए, जैसे आप सिलेक्ट होंगे जॉब आपकी। जी वो उसको तो पता था कि वो मेरा दोस्त है, क्योंकि वो फोटो देख चुका था, पर सामने वाले को तो नहीं पता था। वो गया वहाँ कंपनी में, उसने इंटरव्यू देने के लिए, जैसे ही अपने दोस्त को सामने देखा, दोनों दोस्त मिले, उसने बोला कि यार तू, बोले हाँ, बोले कि ये तुम्हारी कंपनी है, बोले हाँ बिल्कुल मेरी कंपनी है। उसने कहा कि क्या मुझे जॉब मिल सकती है, बोले बिल्कुल, ये चेयर खाली है आपके लिए, आइए, मोस्ट वेलकम। तो उसे वो जॉब मिल गई। काफ़ी दिन हो गए, अभी वो दोस्त थे एक दूसरे से, काफ़ी सालों के बाद मिले थे। तो जब भी वो फ्री होते थे तो एक दूसरे के साथ ऐसे टहलने के लिए जाते थे बाहर शाम के टाइम। एक दिन वो ऐसे टहलने के लिए जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते, तो उसके मन में जो दूसरा दोस्त था जो जॉब कर रहा था वहाँ पे, उसके मन में थोड़ा गिल्ट था कि यार हम दोनों साथ में एक ही जगह पे पढ़े हैं, एक ही एजुकेशन लिए, फिर भी ये बंदा आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है और मैं आज भी जॉब कर रहा हूँ, क्या कारण हो सकता है, इससे पूछा जाए। उसने अपने दोस्त को पूछा कि मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। उसने कहा कि पूछिए। बोले कि जब हम दोनों साथ में थे, हमने साथ में एजुकेशन ली, सब कुछ साथ में किया, हम दोनों को जॉब भी साथ में मिली थी, फिर भी आज आप एक कंपनी के मालिक हैं और मैं आज भी जॉब के लिए इधर उधर धक्के खाता हूँ कि कहीं जॉब मिल जाए। मैं आज भी जॉब कर रहा हूँ और आप आज मालिक हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। उसने कहा कि देखो, ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, मैंने सिर्फ एक बात याद रखी है कि तुम्हें याद है कि जब हम एक दिन कॉलेज जा रहे थे तो रास्ते में मैंने तुम्हें कहा था कि हमारे रूम में शायद लाइट और पंखा चालू रह गया है, हमें बंद करके आना चाहिए। तो तुमने मुझसे कहा था कि यार टाइम वेस्ट कौन करे, अभी हम आधे रास्ते में आ गए हैं, वापस जाएंगे तो फिर कॉलेज कब पहुंचेंगे। तो तुम वहाँ से निकल गए थे, मैं वापस गया था, मैं रूम खोल के पंखा लाइट बंद करके फिर से रूम लॉक करके वापस कॉलेज पहुँचा था। बोला कि तुमने ये सोचा था और तुमने मुझे ये कहा भी था कि वो कहाँ हमारा खुद का रूम है, वो तो रेंट का रूम है, अगर लाइट बिल आएगा तो मकान मालिक का आएगा, पंखा सड़ेगा जलेगा जो भी होगा वो मकान मालिक का होगा, हमारा क्या जा रहा है, हम तो रूम का रेंट पे कर रहे हैं, वो तो रेंट का रूम है। तुम्हारी सोच में वो रेंट का रूम था, पर उस वक्त जिस चीज़ का मैं पे कर रहा था, जिसका मैं किराया दे रहा था, मैंने उस चीज़ को अपनी समझा था कि जब तक मैं उसका रेंट भर रहा हूँ तब तक वो कमरा मेरा है। वो अगर पंखा जलेगा तो मेरा जलेगा, अगर लाइट खराब होगी, जब लाइट बिल ज़्यादा आएगा तो वो मेरा आएगा, ना कि मकान मालिक का आएगा, क्योंकि मैं उस चीज़ का पे कर रहा हूँ। तो जब तक हम लोग उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को या किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी बिजनेस को जब तक हम अपना नहीं समझते हैं तब तक हम मालिक नहीं बनते हैं। उसने उसको यही बोला था कि यही वजह है कि आज तू नौकरी कर रहा है मेरे पास और मैं एक कंपनी का मालिक हूँ। यही एक वजह है। तो हमारे बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। जब तक हम ये सोचते हैं ना कि यार ये बिजनेस, ये हमारी टीम का बिजनेस है, वो टीम करेगी तो काम चलेगा, टीम सोचती है कि ये अपलाइन का बिजनेस है, अपलाइन करेगी तो काम चलेगा, जब तक हम ये सोचते रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस बिजनेस को कामना की नज़र से नहीं देखना है, भावना की नज़र से देखना है, अपनेपन की नज़र से देखना है, क्योंकि ये बिजनेस हमारा है, इसे हम ही कर सकते हैं। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट बोलना चाहूंगी कि स्वयं विधाता हो हे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ। स्वयं विधाता हो हे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने रास्ते आप बनाओ, अपनी आत्म ज्योति से पुलकित अपने सूर स्वयं बन जाओ। हमेशा अपने सूर स्वयं बनना। सूर का मतलब भगवान होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है, हमें ईगो नहीं लानी है कि हम भगवान हैं, हमें लोगों को नहीं बताना है कि हम भगवान हैं, हमें अपने अंतर आत्मा को ये बताना है कि ईश्वर ने हमारे अंदर अथाह शक्तियां डाली हुई हैं, हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। अपने आप पर विश्वास करना है, अपने ही अंदर की शक्तियों को जगाना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं,
ये काम हमारा है, ये बिजनेस हमारा है, ये लोग हमारे हैं, ये टीम हमारी है, सब कुछ हमारा। जब हम ये सोचेंगे तो कोई भी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू वेरी बिल्कुल मच, सही, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच। अभी सर देखो कैसे बैठ गए पास में आके, मुझे बोलने नहीं देते। बोल सर। अरे संजय जी की रियल पावर तो आप ही हैं, ये तो हमें पता ही है। थैंक यू सर। वो पता क्या होता है, उनको डर लगता है ना कि अंजू कहीं ज्यादा वोट ना ले जाए। पैशन है, पैशन बैठने नहीं देता ना। और संजय जी का डायलॉग है ना, हर इंसान के अंदर एक डर होता है, तो ये डर उनके अंदर भी है। चलो सर, पता क्या होता है, बोलते हैं ना कि मुझे ना हमेशा अक्सर कई जगहों पे ये पूछा जाता है कि संजय धीमान आपसे डरते हैं। तो मैं उनको क्या बोलती हूँ पता है, मेरा ये आंसर रहता है कि अगर संजय धीमान मुझसे डरते हैं, मुझसे डर कर वो सिफायर बन सकते हैं, तो डर अच्छा है, वो डरना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग बहुत आगे जाएं, बहुत तरक्की करें, खूब तरक्की करें। ईश्वर से हमेशा दुआ आगे जाते जाते पाकिस्तान ही ना चले जाएं, हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान में नहीं जाना है, हमें पूरी दुनिया में घूमना है, पर पाकिस्तान में नहीं जाना है। वो एक आईएएस का इंटरव्यू चल रहा था ना, उसमें पूछा गया, एक आईएएस का इंटरव्यू चल रहा था, उसमें पूछा गया कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान की दूरी कितनी है, भारत पाक के बीच में दूरी कितनी है, भारत और पाकिस्तान के बीच में दूरी कितनी है। तो उसने बोला जहां पाकिस्तान की सीमा खत्म होती है वहां से भारत शुरू होता है। ठीक है। हाँ, तो बात चल रही थी भावना की। मुझे एक बड़ी अच्छी कहानी याद आ रही है कि पंगाणी करके ना एक जगह पड़ी है, आप गूगल में डालोगे तो मिल जाएगा। पंगाणी का एक युद्ध हुआ था जिसमें गुरु गोविंद सिंह ने, एक व्यक्ति जो उनकी सेना का था, उसका नाम था कन्हैया, भाई कन्हैया लाल जी। तो उसको एक ड्यूटी लगाई कि भाई कन्हैया लाल, तू पानी की मतलब छागल आती थी ना, छागल, अभी तो उसको क्या बोलते हैं यार, हमें पता नहीं, छागल ही बोलते हैं उसको, जो गाड़ियों के पीछे भी टंगी होती है जिसमें पानी ठंडा रहता है, थैली जैसी, उसका पानी बड़ा टेस्टी होता है। वो छागल दे दी, बोला तू जब कोई सिपाही जख्मी हो जाए तो उसको पानी पिलाना। अब युद्ध लगा, युद्ध शुरू हुआ। अब भाई कन्हैया लाल जी सबको पानी पिलाते, चाहे वो कोई दुश्मन भी सामने वाला, कोई उनका सैनिक भी घायल हुआ तो उसको भी पानी पिलाते। और ये कंप्लेंट की सब लोगों ने श्री गुरु गोविंद सिंह के पास, बोला कि भाई कन्हैया लाल अच्छा नहीं कर रहे, हमारे दुश्मनों को भी पानी पिलाते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला कि ठीक है, दरबार सज गया, बोला बुलाओ भाई कन्हैया लाल जी को, ऐसा होगा तो उसको सजा मिलेगी। जिस टाइम भाई कन्हैया लाल जी को सामने बुलाया गया तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा कि भाई कन्हैया लाल तेरी शिकायत आई है। बोले प्रभु बोलिए। बोले कि आप दुश्मनों को भी पानी पिलाते हो, उनके घायल सैनिकों को भी पानी पिलाते हो। तो भाई कन्हैया लाल की आंखों से आंसू निकल आए, घुटनों के बल हो गए, हाथ जुड़ गए। बोले प्रभु मुझे तो वहां दुश्मन नजर ही कोई नहीं आता, मुझे तो हर घायल सैनिक में आप नजर आते हो, मैं आपकी सेवा करता हूं बस, और मैं इसी भावना से सबको पानी पिलाता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी उठे, उन्होंने भाई कन्हैया लाल जी को गले लगाया और एक मरहम की डब्बी दी साथ में। बोला भाई कन्हैया लाल ले, अब कोई घायल सैनिक मिले पानी पिलाना, पर साथ में मलहम भी जरूर लगाना। ये होती है भावना। ठीक है। हाँ, जाकी रही भावना जैसी, हर मूर्त तिन देखी तैसी है। अब आगे चलते हैं हम। कमिट टू ए प्लान, तीसरी डिस्कशन हम कर रहे हैं। पहले हमने किया फाइंड योर पैशन, ऑर्गेनाइज योर टीम, और तीसरी है कमिट टू ए प्लान, कि एक ऐसी योजना बनाओ और उस योजना के प्रति समर्पित हो जाओ। असफल व्यक्ति रोज योजना बनाते हैं, लेकिन कामयाब व्यक्ति रोज काम करता है। वो एक बार योजना बनाता है फिर काम करता है, लेकिन असफल व्यक्ति रोज योजना बनाता है। वो सोचता है यार मैं मेरठ चला जाऊं तो वहां शायद काम चल जाएगा। ये 6 बजे सोच रहा होता है शाम को, प्लानिंग करता है, ठीक है चले जाता हूं। जैसे ही 7 बजते हैं तो उसकी प्लानिंग चेंज होती है, कहता है नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि पानीपत में ग्रोथ ज्यादा है। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक इसके बारे में सोचता है। जैसे ही बिस्तरे में जाता है सोचता है नहीं, गुजरात में ही चलते हैं, संजय धीमान वहां से ही तरक्की की थी, वहीं चलते हैं। पूरी जिंदगी वो प्लानिंग बनाता रहता है, लेकिन अपनी बनाई हुई योजना पे वो कभी भी काम नहीं करता।
और सुबह उठता है तो कहता है यहीं पे ठीक हूँ, यहीं पे ठीक हूँ। रहता हूँ। यस सर। मुझे एक ना जोक याद आ गया कि एक बार ना एक लड़का लड़की देखने जाता है, तो लड़का लड़की को पूछता है कि आप कितनी पढ़ी हुई हो? जी तो लड़की बोलती है कि MFIAS की डिग्री है मेरे पास। तो लड़के ने बोला है, लड़का इतना पढ़ा लिखा नहीं था, उसने सोचा इसके पास तो मेरे से भी बड़ी डिग्री है कोई, तो रहने ही देता हूं, ज्यादा पूछताछ की तो कहीं फंस जाऊंगा। अब लड़के को लगा यार मैंने मतलब कॉलेज गया हूं, सब देखा है, लेकिन ये MFIS की डिग्री मुझे समझ नहीं आ रही, पहली बार सुन रहा हूं, ये कौन सी डिग्री? बड़ा उतावला। जब लड़की शादी करके घर पे आई तो उसको पूछता है कि यार तू एक बात बता, ये मैं जब तेरे को पूछा तू पढ़ी कितनी है तो तूने बोला था MFIAS की डिग्री है मेरे पास, तो ये कौन सी डिग्री है? कहती बिल्कुल सिंपल, मैट्रिक फेल इन ऑल सब्जेक्ट। मैट्रिक फेल इन ऑल सब्जेक्ट। योजना क्या है? कमिट टू ए प्लान। एक प्लान बनाओ और उस प्लान के साथ चिपक जाओ कि बस मैं ये करूंगा। आज हैप्पी सर कामयाब क्यों हैं? नेटवर्क की दुनिया में देखो, आपको बड़े बड़े करोड़पति अब्जोपति मिलेंगे। यार पैसा ही कमाना है, पैसा तो लोग आलू प्याज बेच के कमा लेते हैं, मूली बेच के कमा लेते हैं, गाजरें बेच के कमा लेते हैं, लेकिन पैसा कमाना आसान है, इस इंडस्ट्री में आकर नाम बनाना बहुत मुश्किल है। यस सर। आज गुरप्रीत सर को लोग मानते हैं, चिंटू सर को मानते हैं, रणविजय सर को मानते हैं, गुरदीप सर को मानते हैं, सुरेंद्र सर को मानते हैं, सांकला जी, संजय चौधरी, आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। लेकिन इन्होंने एक योजना बनाई, जिस काम में ये पहले थे उसको क्विट किया और इस इंडस्ट्री में आए, और आज इनका अगर ख्याति है, आज इनको परमात्मा की जगह पे रखते हैं लोग, इतना दर्जा देते हैं, तो इन्होंने एक योजना बनाई, उस योजना के साथ योजनाबद्ध हो गए, जुड़ गए उसके साथ, उस योजना का बद्ध नहीं किया, उस योजना के साथ जुड़ गए हैं? और जिस वजह से आज आपको ऐसे ऐसे धुरंधर मिल जाएंगे जो कहेगा कि भाई पैसा, मैंने उस इंडस्ट्री में गया, मैं उस कंपनी में गया, मैंने वहां से 15 करोड़ कमाया है, मेरी साल की 4 करोड़ इनकम है, मैं 7 करोड़ लेता हूं, मेरे महीने का 6 करोड़ आता है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। पैसा कमाया जा सकता है, यहां पे तो नाम कमाना, जो माँ बाप ने रखा है सोच समझकर, उसको बनाना है यार। योजना क्या है? मैं आपको एक योजना मैं बताता हूं कि महाभारत आपने देखी होगी, टीवी पे आती है। अर्जुन ने जब द्रौपदी से कहा था कि जिस समय दुशासन ने उसकी साड़ी खींचने की कोशिश की थी ना, तो उसी समय अर्जुन ने द्रौपदी से कहा था कि तू अपने बाल खुले रखना और अपनी चूड़ामणि मत पहनना, ताकि हमें अपना मकसद याद रहे। क्योंकि भीमसेन ने कसम खाई थी कि मैं दुशासन का वध करके उसके लहू से द्रौपदी के बाल धोऊंगा, ताकि हमें याद रहे। तो अपने बाल खुले रखना, उनको बांधना मत, और चूड़ामणि भी मत बांधना। उन्होंने एक योजना बनाई थी और उस योजना के ऊपर प्लानिंग करने शुरू कर दिया, अपने आप को तैयार करने शुरू कर दिया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, 5 100 पे भारी पड़े, क्योंकि 5 पांडवों में 100 गुना ज्यादा क्वालिटी थी, लेकिन 100 पांडवों में 5 पैसे की अक्ल नहीं थी, जिस वजह से सब कुछ खत्म हो गया। उनके पास कोई योजना नहीं थी। इसलिए एक योजना बनाइए। योजना क्या है कि सुबह उठकर, लोगों को पता नहीं होता, लोग तो सूर्य भगवान को गालियां देते हैं, फिर निकल आया तू, तेरे को काम नहीं है कोई, अबे शादी कर ले, तू भी कहाँ यार, चाह कहीं घूमने वूमने, साला मेरे को भी नहीं सोने देता, खुद भी नहीं सोता है। झांक झांक के देखते हैं कि अभी देखो कितना कितना पहुंचा, कहाँ पहुंचा है, क्योंकि प्लान ही नहीं है उनके पास कोई भी। आप देखिए दुनिया का बड़े से बड़ा व्यक्ति, उसके पास एक योजना है। कहते 10 साल का अनपढ़, 20 साल का बीमार, 30 साल का बिना काम के, 40 साल का कवारा, 50 साल का बिन संतान, 60 साल का बिन मकान। ऐसे लोगों की जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होता। जी, अमीर बनने का जो डिसीजन है वो 20 से 30 साल की बीच में ही हो जाता है। उसके बाद तो जो 20 से 30 साल के बीच में लिए गए फैसले हैं, उसके बाद तो उन फैसलों के ऊपर काम करना होता है। फिर बदलाव थोड़े लाने होते कि घड़ी घड़ी कभी इसको छोड़ा उधर गए, उधर छोड़ा उधर गए, पूरी जिंदगी वही थोड़ा। उन्हें बसें थोड़ी छोड़नी है, बसें पकड़नी, बसें छोड़नी, बसें पकड़नी, बसें छोड़नी, ये काम थोड़ा करना। आज की डेट में सच्चे जी, कुछ लोग हैं वो 4-4, 5-5 कंपनी करने के बाद कहते हैं कि हम बहुत बड़े नेटवर्कर हैं। हाँ जी, आज की डेट में कुछ ऐसे लोग हैं वो 4-4, 5-5 कंपनी शिफ्ट कर चुके हैं, कहते हैं बहुत बड़े नेटवर्कर हैं, हमें बहुत नॉलेज हो गई है।
सर देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने आपको पहले ही बताया कि पैसा तो आप मेरे को एक बात बताओ हैप्पी सर, बहुत इजी है यार। आज की डेट में लोगों के घर तक राशन पहुंचा दो, लोग तो भी दुगना पैसा दे देते हैं। सही बात है। पैसा तो आप प्याज बेच के, अदरक बेच के, लहसुन बेच के, गाजर मूली बेच के कमा सकते हो। नाम थोड़ा बनता है उसमें। सही बात है बाहर यही बोलेंगे सब्जी वाला आया, सब्जी वाला। सही है। सब्जी वाला कितने का भी टर्नओवर करे, सब्जी वाला है। लेकिन जैसे ही हम इस सिस्टम में आते हैं तो पता चलता है ये स्टार है, ये प्रीमियर है, ये डिप्लोमेट है, ये इन्वेस्टर है, ये स्टार इन्वेस्टर है, क्राउन इन्वेस्टर है, ज्वेल है, क्राउन ज्वेल है, तो पाज ये सफायर है, इस नाम से बुलाया जाता है। नाम कमाना है यहाँ पे आके। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए जो लोग आलसी होते हैं ना, इस सिस्टम में आके जो लोग आलसी होते हैं ना, आलसी, उनके लक्ष्य नपुंसक लक्ष्य होते हैं उनके पास, नपुंसक, ठीक है, जो उन्हें प्रेरित नहीं करते। ज्यादातर लोग जीवन में असफल होते हैं क्योंकि वे मामूली चीजों पर ही अपना समय बिता देते हैं। मैंने बताया कि जैसे सुबह आदमी के पास उठता है तो देखता है क्या करूंगा मैं आज उठ के, यार योजना नहीं है, योजना नहीं है। आज मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आज आप रतन टाटा की उम्र देखिए, आज उससे आप ईमेल करिए, रिक्वेस्ट करिए कि भाई मुझे अपॉइंटमेंट लेनी है, मुझे आपके 10 मिनट चाहिए। मुझे लगता है शायद वो 2 साल तक आपके पास आपको टाइम ही नहीं देंगे क्योंकि उनकी योजना 2 साल की बन चुकी है। मोदी साहब के पास अगले 6 महीने का प्लान है। अनुराग सर के पास प्लानिंग है कि मुझे आज ये करना है, इसकी इतनी साइडें ट्रांसफर करनी है, चैरिटी करनी है, पेमेंट कैलकुलेट करनी है, कितने आईडी आए हैं उनके ग्रीन करना है, कैलकुलेशन करनी है। उनके पास प्लानिंग है, उनको पता है मुझे संडे को ये करना, मंडे को ये करना, ट्यूसडे को ये करना, ये करना है। ठीक है, एक अच्छी ग्रेट अपलाइन के पास प्लानिंग है कि पहले मैंने ये सीरीज लगाई, दूसरी बार ये लगाया, तीसरी बार ये, चौथी बार ये। अब पूरी उस ट्रेनिंग का फीडबैक लेने के बाद वो 5वीं, 6ठी, 7वीं सीरीज उसके पास तैयार होती है क्योंकि उसके पास योजना है। ठीक है, ऋषि सर के पास योजना है कि मुझे इतने टाइम में कंपनी की रिटर्न फाइल करनी है, इतने टाइम में लोगों के टीडीएस भरने हैं, इतने टाइम में मुझे पे आउट देना है, इतने टाइम में मुझे ग्रीन करना है। प्लानिंग है, विदाउट प्लानिंग। अब मेरी बात सुनिए कि ऋषि सर बोले कि भाई मैं अमेरिका जा रहा हूं, 6 महीने बाद आऊंगा, तब तक तुम कुछ और लहसुन प्याज बेच लो, बाद में मिलते हैं, तो फिर क्या काम चल जाएगा इस तरह से? है? उनके पास प्लानिंग है, प्लानिंग के ऊपर काम कर रहे हैं ना। Yes, sir. तो प्लानिंग बनानी पड़ेगी और प्लानिंग के साथ ना अपने आप को जोड़ लो कि मैं ये करूंगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे लॉकडाउन हुआ तो मैं इन सब चीजों को ना सोचता रहता हूं क्योंकि मैं अंदर से, मैंने बताया कि डर सबके अंदर होता है। तो मैंने सोचा कि यार घर पे बैठ के अगर काम करवाना है तो कैसे करवाना है। मैं सारी टीम को अपनी को ये बता दी कि अभी काम तो घर से ही करना पड़ेगा और हमें टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो देखिए कि हम एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से काम कर सकते हैं कि हम घर बैठ के जो फील्ड में कर रहे थे वो घर से बैठ के कर सकें। और उसकी हमने योजना बनाई और उस योजना के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, मेरे पास बुकिंग आगे अगले जुलाई अगस्त की बुकिंग हो चुकी है। अब मेरे को कोई बोले कि संजय दीवान तुझे उठ के आवे कि क्या करना है, मेरे पास इतनी फुर्सत होती है कि अपनी बीवी के साथ भी अगर 1 घंटा या 10 मिनट मुझे बताने हैं तो पहले बता देता हूं कि मैं इतने बजे फ्री होऊंगा, क्योंकि मेरे पास योजना है। एक व्यक्ति की शादी हो जाती है तो वो योजना बनाता है कि मैं अपना परिवार बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं, अभी बढ़ाऊं 2 साल बाद बढ़ाऊं, मेरा बच्चा आए 2 साल बाद आए, उसकी भी एक योजना होती है। फिर एक योजना बनाता है कि मेरे बच्चे को मैं कौन से स्कूल में पढ़ाऊंगा, उसके लिए कितने पैसे चाहिए, और उसके जब वो 10वीं में जाएगा, हाई स्कूल में जाएगा, जब वो कॉलेज में जाएगा तो उसको कितना खर्चा आएगा। तो उसकी एक प्लानिंग बनाता है, उसके हिसाब से वो बैलेंस बनाता है, पैसे इकट्ठे करता है और बच्चे को पढ़ाता है। तो जब अपने बच्चे के लिए इतना हो सकता है तो ऐसी टीम भावना होनी चाहिए कि जो मेरे साथ जुड़ा है वो मेरे परिवार का हिस्सा है, वो मेरा बच्चा है, तो उसके लिए भी मेरे पास प्लानिंग होनी चाहिए कि जुड़ा है, इसके अगले 10 दिन में क्या करना है, अगले 10 दिन में क्या करना है, अगले 10 दिन में क्या करना है। ऐसी योजना, ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं यूटिलाइज ए मेंटर। आपके पैशन को डायरेक्शन एक मेंटर ही दे सकता है। पहले हमने बात करी फाइंड योर पैशन, फिर ऑर्गेनाइज योर टीम, फिर कमिट टू ए प्लान। अब बात कर रहे हैं हम यूटिलाइज ए मेंटर कि हमारे पास एक गुरु होना चाहिए। जब तक हमारे पास गुरु नहीं होगा तो काम शुरू नहीं होगा। अब मेरे को एक बात बताओ कि हैप्पी सर, चिंटू सर, हेलो,
एक मिनट सर, अनम्यूट से शायद नहीं चाहिए। यस सर। चिंटू सर, सर हाँ सर। चिंटू जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ बिल्कुल सर, बोला जाए। चिंटू जी मुझे एक बारिश बार ज्यादा हो रही है सर। ये जो अर्जुन था उनके गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। तो श्री कृष्ण क्या थे उनके? मेंटर। तो मेंटर और गुरु में फर्क क्या है? गुरु सिखाता है, मेंटर रास्ता बताता है। तो गुरु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीचर। देखिए बड़ा अच्छा बताया आपने। मैं आपको बताता हूँ, मैं अक्सर लोगों से सवाल पूछता हूँ कि गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य अर्जुन, और अर्जुन के गुरु कौन? बोले द्रोणाचार्य। तो मैं कहा कृष्ण कौन थे? बोले कृष्ण भी उनके गुरु थे। मैं कहा नहीं, गुरु द्रोणाचार्य थे और अर्जुन उनके सखा थे। सॉरी, कृष्ण उनके अर्जुन के सखा थे। गुरु क्या है और सखा कौन है? गुरु वो जो आपको ज्ञान दे, और सखा वो जिसके साथ आप हर बात शेयर कर सको, और उस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करना है उसे सखा कहते हैं। आज कई बार लोग मुझे कहते हैं कि गुरुजी ये करना है, गुरुजी ये करना है। मैं कहा गुरुजी तो फिर आपको तीर चलाना सिखा देंगे, पर तीर चलाना कहाँ है वो नहीं बताएंगे। इसलिए मैं आपका गुरु नहीं हूं भाई, मैं आपका सखा हूं। मैं आपको बताऊंगा कहां पे कब कौन सी ट्रेनिंग लगानी है, कब किसका विजन क्लियर करना है, कब किसके साथ कितनी देर तक मीटिंग करनी है, उसमें कौन से पॉइंट होंगे, मैं सखा बन के बताऊंगा। क्योंकि गुरु बनना बहुत मुश्किल है। वे तो जहां उनके उस पदवी पर बैठना, उस पदवी पर बैठना हर किसी के बस की बात नहीं है। कहता है ये तन विष की बेलरी, गुर अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यहाँ पे तो 10,000 रुपया लगा के आदमी सिर पे चढ़ता है और फिर कहता है गुरुजी बताओ, गुरुजी बताओ। हैं? यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि ये तन विष की बेलरी, गुर अमृत की खान। कहता 2 चीजें होती है। जब मंथन हुआ था ना समुद्र का, तो अमृत भी निकला था, जहर भी निकला था। तो देवता ने कहा हम अमृत पिएंगे, तो जो राक्षस थे वो भी अमृत के पीछे दौड़ रहे थे। हैं? देवों के देव महादेव को अमृत उन्होंने विष पिया, तो इसलिए वो देवों के देव महादेव बने, महादेव उनके पीछे लग गया। तो दोस्त, ये इस सिस्टम में भी विष और अमृत दोनों ही है। आपका नजरिया क्या है, आप किसको अपनाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे कहते हैं कि 10,000 रुपया आप दे दिया है, अपलाइन काम कर लेगी। नहीं, गुरु धारण करिए, जिस तरह नग धारण करते हैं ना आप, उस तरह जब तक हम गुरु धारण नहीं करेंगे, जब तक एक कोई हमारे अंदर पैशन भी है, हमारे पास टीम भी है, हम उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, हमारे पास प्लान भी है, लेकिन हमारे पास गुरु नहीं है ना, तो उस पैशन को डायरेक्शन नहीं मिलेगी। आज की डेट में अमिताभ बच्चन की उम्र शायद 75 से प्लस है, लेकिन आज भी अगर उनको शूटिंग करनी है तो 25-30 साल का व्यक्ति, एक डायरेक्टर या 35 साल का डायरेक्टर जिसका एक्सपीरियंस अमिताभ बच्चन के एक्सपीरियंस से बिल्कुल कम है, वो भी जब कहता है कट, तभी कट करता है वो, क्योंकि उसको भी एक कोच की जरूरत है। यस सर। ताकि वो उसको डायरेक्शन दे सके। वहां ईगो नहीं आती। वहां एक बात है कि अगर इसकी डायरेक्शन पे चलेंगे तो मकसद एक ही होता है कि फिल्म को हिट करना है। यहां भी मकसद एक ही है कि जिस मकसद के लिए यहां पर हम आए हैं, बस उस मकसद को पूरा करना है। इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। इसी के बाद साथ में हम लास्ट एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, सस्पेंड योर डिसबिलीफ। एक बार गुरु धारण कर लिया तो उस पे ऊपर शंका नहीं होनी चाहिए। फिर सस्पेंड योर डिसबिलीफ। देखिए आज टाइम चल रहा है और दिस इज द राइट टाइम टू टेक द डिसीजन। हमको गेटअप करना पड़ेगा एक बार। गिव अप से अच्छा है गेटअप। अभी हर कंपनी का जो सीईओ है, जो डायरेक्टर है, वो अपने एम्प्लॉय को निकाल रहा है, क्योंकि मार्केट में आर्थिक मंदी की लोगों चपेट में आने वाले हैं। दिस इज द राइट टाइम। अगर आज आपके पास 2 एम्प्लॉय हैं, एक है मिस्टर बिलीफ, दूसरा है मिस्टर डिसबिलीफ, एक है मिस्टर विजय, दूसरा है मिस्टर प्राजे, दिस इज द राइट टाइम। क्योंकि एम्प्लॉय को अभी सस्पेंड करने का टाइम आ चुका है। बहाना भी है, मौसम भी है, नजाकत भी है, समय भी है। तो आप भी आज से अपने डिसबिलीफ को लात मार के निकाल दीजिए।
बिल्कुल सही। कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। इस मिस्टर प्राजे को निकाल दीजिए। जब आदमी ससुराल में जाता है उसकी 4 सालियां होती हैं, अब उसको पानी पीना है तो उसके पास 4 ऑप्शन है। एक छोटी वाली को किसी के भी नाम से पुकार के पानी पी सकता है, लेकिन घर में आता है तो एक ही ऑप्शन होती है। बीवी को पुकारता है, बीवी नहीं सुनती, दोबारा पुकारता है, नहीं सुनती, तीसरी बार चौथी बार जोर से आवाज देता है, क्योंकि उसके पास एक ही ऑप्शन है। इसी तरह से जब आप अपने डिसबिलीफ को सस्पेंड कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन एक ही बचती है, मिस्टर बिलीफ, मिस्टर विजय। बात कुछ भी करके आपके पास एक ही एम्प्लॉय है, फिर उसको सैलरी दीजिए आप, यस सर, वही आपका काम चलाएगा। राइट समझ गए ना? राइट। मिस्टर बिलीफ को आज से रखिए और डिसबिलीफ को निकाल दीजिए, क्योंकि ये सही समय है। अपने उस एम्प्लॉय से छुट्टी पा लीजिए। जैसे कि डिसबिलीफ क्या होता है कि जब आपने मतलब कोई काम करना है तो आपके मन में सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, डर से हमने बात शुरू की थी यस सर, कि यार मन में एक शंका चल रही है यार कि पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यार, हैं? ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मिस्टर डिसबिलीफ पर हाजिर होके पता क्या बोलेंगे? आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा ये। राइट। ये पता क्यों नहीं होगा? मुझे पता है, क्योंकि वहां जाओगे वहां रास्ते खराब हैं, फिर वहां पे लॉकडाउन है, वहां पे आपकी एंट्री नहीं होगी, तो आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ये आपके बस की बात नहीं है, वैसे भी आप नहीं कर सकते। मिस्टर डिसबिलीफ आप क्यों नहीं कर सकते, उसके लिए सारे ही रीजन खोज कर आपके टेबल पे रख देगा। यस सर, मिस्टर डिसबिलीव आपके पैशन को भी गलत साबित करेगा, आपकी टीम को भी सही नहीं मानेगा, आपके क्या बोलते हैं, आपके प्लान को सही नहीं मानेगा, आपकी मेंटरशिप को सही नहीं मानेगा। वो मेंटरशिप बनने ही नहीं देगा। अक्सर लोगों के दिमाग में पता क्या आता है, अपलाइन ने अभी मुझे ज्वाइन किया, उसको ये लगता है अपलाइन ही कंपनी है, अब वो मुझे पैसे देगी तो मैं फील्ड में जाके काम करूंगा। इस तरह की भावना वाले व्यक्ति जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक वक्त आया था मेरे पास खाने के लिए घर में आटा नहीं था, बच्चे को पिलाने के लिए दूध नहीं था। वो एक ऐसा पॉइंट था, उस समय मेरे मन में एक ख्याल आया कि यार मेरी अपलाइन यहां है, बहुत पैसे कमाती है, इससे 150 रुपया ले लेता हूं, अगले महीने दे दूंगा। पर मैंने उसी समय फिर आंखें बंद करके ना थोड़ा सा सोचा। मैंने सोचा यार संजय धीमान, जब दाल गलने वाली होती है तो कुकर के अंदर गैस बनती है और फिर विसल बजती है, उसकी सीटी बजती है, और उस समय अगर सीटी बजाने की बजाय अगर अपने सेफ्टी वाल्व खोल दिया तो फिर दाल वहीं के वहीं रह जाएगी, कच्ची की कच्ची रह जाएगी, फिर कभी नहीं गलेगी। और ये सही समय है, जिंदगी ने प्रेशर बनाया है ना, तो कोई बात नहीं, बजने दे सीटी। एक दिन यही सफलता सीटियां मारते हुए उसी तरह मेरे पास आएगी, जिस तरह चूल्हे पे रखा हुआ कुकर सीटियां मारता है। क्या बात है? आज तक मेरी अपलाइन गवाह है इस बात की। मेरी अपलाइन ने ऐसे खाने पीने बैठे तो मेरे को कभी पैसा नहीं देने दिया, कोई अलग बात है, लेकिन कभी भी ना मैंने मेरी अपलाइन बोल दे कि संजय धीमान ने 100 रुपया भी मांगा हो। बिल्कुल। क्योंकि मैं अपना इनका उतना ही मूल्य लगाता हूं जितना मैं पैसे मांगता हूं। अगर मैं 100 रुपया मांगता हूं तो मेरी अपलाइन 100 रुपए की है। अगर मैं 1000 रुपया मांगता हूं तो मेरी अपलाइन की वैल्यू 1000 है। अगर मैं 10,000 मांगता हूं तो मेरी अपलाइन की वैल्यू 10,000 है। अगर मैं नहीं मानता हूं तो मेरी अपलाइन अमूल्य है, अमूल्य, और इस अमूल्य रत्न से ही मैं मूल्यवान बनूंगा। और इस अमूल्य रत्न ही मेरे को मूल्यवान बनाएगा। तो आज से मौका है, अपने डिसबिलीफ को सस्पेंड करिए। इस एम्प्लॉय का कोई काम नहीं बचता है। अपने बिलीफ को ही शक्ति दीजिए, उसका पोषण कीजिए, उसी को खुराक दीजिए, और वही हमें आगे लेके जाएगा। हमें विश्वास होना चाहिए कि मेरा पैशन बहुत स्ट्रांग है, मैं एक दिन जरूर सफलता हासिल करूंगा, मेरी टीम बहुत अच्छी है, मेरा प्लान बहुत अच्छा है। आप देखिए ड्यूसॉफ्ट ने पिछले 20 सालों से अपने प्लान में चेंजेस नहीं लाए। अपने प्रोडक्ट में हम ऊपर नीचे उसको अपडेट करते रहते हैं, लेकिन हमारा प्लान आज तक, अगर ड्यूसॉफ्ट कामयाब है, उसका सबसे बड़ा कामयाबी का राज ही यही है कि कोई प्लान उसके बदले जाते हैं जिस प्लान में दम नहीं होता। अरे हमारा प्लान ही इतना दमदार है कि उसके सामने सारा कोई टिकता ही नहीं है। बिल्कुल सही। क्योंकि हमें बिलीव है, हमने डिसबिलीव को कभी रखा ही नहीं। हम तो उसको पानी पूरी नहीं खिलाते। कहते ना, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो यार, तैर के दरिया पार करो। क्या बात है। आज हमने डिस्कशन की है, फाइंड योर पैशन में से F निकाल लीजिए, ऑर्गेनाइज योर टीम में से O निकाल लीजिए, कमिट टू ए प्लान से C निकाल लीजिए, यूटिलाइज ए मेंटर से U निकाल लीजिए, और सस्पेंड योर डिलीव से S निकाल लीजिए। क्या बनता है?
फोकस। फोकस। यस सर। यस अपना फोकस आप इस समय आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना फोकस कहां पर बना के रखते हो। आप अपना फोकस अपनी कमियों पे रख रहे हो या आप अपना फोकस अपनी ताकतों पे रखते हो। ये फोकस ही आपको, जिस तरह का फोकस आप बनाओगे उसी तरह की जीत दिलाएगा। यस सर। राइट। आप देखिए कि जब श्री रामचंद्र जी इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने हनुमान जी का चुनाव किया, जबकि उनके सामने बहुत सारे बंदर थे, लेकिन हर काम के लिए उन्होंने हनुमान जी का चुनाव किया, क्योंकि हनुमान जी के अंदर उन्होंने एक चीज देखी। क्या? बाद में बताता हूं। कृष्ण जी जब इस पृथ्वी पर आए तो बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे योद्धा उनके पास थे, लेकिन उन्होंने एक व्यक्ति का चुनाव किया, वो थे अर्जुन। महाभारत के मैदान में सारथी अगर कृष्ण बने तो अर्जुन के ही क्यों बने, उसी का चुनाव क्यों किया। रामायण में अगर कोई भी काम राम, श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को दिया तो उन्हीं को क्यों दिया। बाकी बंदरों में भी पूछ थी, बाकी बंदर भी गुलाटियां मार सकते थे, लेकिन उनमें खास चीज क्या थी? इन दोनों में खास चीज एक ही थी, वो था इनका फोकस। यस सर। अर्जुन जब तीर निशाना लगाता था तो जहां जो मन में सोच लेता था वहीं पे निशाना लगाता था। जिस टाइम राम जी ने हनुमान जी को संजीवनी लेने भेजा तो संजीवनी का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं था, कोई मैप नहीं था कि कहां से लानी, कैसी होगी, कभी पहले देखी नहीं थी, लेकिन फोकस था कि किसी भी हालात में इतने टाइम में मुझे इसको लेके पहुंचना है। उसके स्ट्रांग फोकस की वजह से ही हनुमान जी का चुनाव हुआ, और आज उसी क्वालिटी की वजह से आज उनके मंदिरों में लोग जाके माथा टेकते हैं। अर्जुन को याद किया जाता है कि उसका फोकस स्ट्रांग था। मैं अब आपको एक लास्ट स्टोरी सुनाता हूं, फोकस क्या होता है। एक शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मुझे ना, मेरी इच्छा है कि मैं बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहता हूं। मुझे बताइए कि मेरा ये पैशन है अमीर बनना, मैं एक बढ़िया लाइफस्टाइल के साथ रहना चाहता हूं, मैं बहुत लंबी कार घुमाना चाहता हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस हो, मैं दुनिया के किसी भी शोरूम में जाके शॉपिंग करूं। मुझे बताइए कि मैं किस तरह से बहुत जल्दी, बहुत कम समय में अमीर बन सकता हूं। तो गुरुजी ने बोला, कोई बात नहीं, ये काम करना, कल नदी के किनारे आ जाना, फिर बताता हूं। गुरुजी और वो शिष्य दूसरे दिन ठीक 8 बजे नदी के किनारे पहुंच गए। नदी के किनारे घूम रहे थे तो शिष्य ने फिर बोला, गुरुदेव, वो आप मेरे को राज बताने वाले थे कि मैं बहुत जल्दी, बहुत कम समय में अमीर कैसे बनूं, बताइए, मैं बहुत पैशनेट हूं। तो गुरुजी ने बोला, ऐसे इशारा किया, बोला, बेटा वो जो पत्थर देख रहे हो ना आप, बहुत सारे पत्थर पड़े हुए। बोले, हाँ गुरुदेव, नदी के किनारे पत्थर पड़े होते हैं। बोले, इनमें से एक पार्स पत्थर है, पार्स जी। और वो पत्थर है कि इस पत्थर को तुम जिस भी धातु के साथ रखोगे वो सोने की बन जाएगी। उस सोने को बेचकर आप जो चाहे, उस पैसा तो आपके पास आने वाला है, उस पैसे से आप जो चाहो वो खरीद सकते हो, आप बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे। पर इन पत्थरों में से इस पार्स पत्थर को ढूंढना है बस। जी। उसने पत्थर देखे, वहां पे सैकड़ों, क्या मतलब ऐसे करिए हजारों, लाखों पत्थर पड़े हुए थे। उसने बोला, कोई बात नहीं गुरुदेव, पर एक बात बताओ कि क्या वो पत्थर यहां पर है? जी। मेरे को इस बात की श्योरिटी दे दो। उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरा गुरु, तो मैं ये कह रहा हूं पूरे होशो हवास के साथ कि वो पारस पत्थर इन्हीं पत्थरों के बीच में है, जी। वो अवश्य है यहां पर। बोला, गुरुदेव ये बताओ उसकी निशानी क्या है? वो पत्थर तो सब आम पत्थरों जैसा होगा, तो उसमें अलग क्या है, वो कैसा होगा? तो गुरु ने बोला, बेटा देख, वो पत्थर बाकी आम पत्थरों से थोड़ा ज्यादा गर्म होगा। जी। बोला, कोई बात नहीं। अब आप आइडिया लगाइए, वो दूसरे दिन क्या करता है, सुबह जल्दी जाता है जी। और वो एक पत्थर उठाता है और उसको छू कर देखता है, फील करता है उसको, फिर देखता है ये ठंडा है, वो रखने लगता है। फिर उसके मन में ख्याल आता है, यार कि मैं हर पत्थर को चेक कर करके इधर रखता जाऊंगा तो यहां तो पत्थरों का बहुत सारा डंप लग जाएगा, बहुत बड़ा ढेर हो जाएगा, तो जो मेरे काम का नहीं है उसको यहां रहने का हक भी नहीं है। जिसमें गर्मी है ही नहीं, जो ठंडा है उसको ठंडे में ही फेंक दो। वो क्या करता है, पत्थर उठाता है, फील करता है कि पत्थर में गर्मी है कि नहीं, देखता कि नहीं पत्थर में गर्मी नहीं है, पत्थर ठंडा है, तो उठा के नदी में पटक देता है। फिर पत्थर उठाता है, फिर फील करता है, फिर नदी में पटक देता है। एक दिन पहले दिन उससे ज्यादा काम नहीं हुआ, क्योंकि वो उसका पहला दिन था।
पहले टाइम पे एवरेज नहीं आती। जब एक व्यक्ति सिस्टम में ज्वाइन करता है तो एवरेज नहीं आती। यस सर। पहले तो उसको लोगों को फील करना पड़ता है कि इसमें सक्सेस का बुखार है कि नहीं, गर्मी है कि नहीं, कि ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, ये एक्सीडेंटली तो नहीं आ गया पृथ्वी पे। हैं? फिर क्या करता है, दूसरे दिन फिर जाता है, दूसरे दिन गया, पत्थर पकड़ता है, फील करता है, दूसरे दिन एवरेज ज्यादा आई। क्यों? क्योंकि उसको पिछले कल का एक्सपीरियंस हो गया था। यस सर। तीसरे दिन उसकी एवरेज और बढ़ती गई, पत्थर उठाता है, फील करता है, ठंडा है, फेंक, पत्थर उठाता है, फील करता है, ठंडा है, फेंक, पत्थर उठाता है, फील करता है, ठंडा है, फेंक। ऐसे करते करते 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 0 रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं आया। बट फिर भी व्यक्ति, कोई उसकी देख रेख नहीं कर रहा था कि वो कितने बजे जाता है, कितने बजे जाता है। उसको थकावट महसूस नहीं हो रही थी कि मैं थक गया हूं, मैं आज नहीं जाऊंगा, कौन देख रहा है, बैठ जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कल कर लेंगे। नो, बिकॉज ही वॉज पैशनेट। उसने प्लान बनाया था कि मैं रोज जाके देखूंगा, जब तक पत्थर मिल नहीं जाता मैं कमिटेड रहूंगा। वो कमिटेड था उसके लिए। ठीक है। और गुरु तो उसके पास था ही, उसको गुरु पे विश्वास था, गुरु ने तो रास्ता बता दिया था। अब उसके पास सिर्फ बिलीफ था कि पत्थर यहां पे है। उसने डिसबिलीफ को पहले ही सस्पेंड कर दिया था। अगर उसका डिसबिलीफ उसके साथ होता तो वो 5-6 महीने बिना रिजल्ट के वो मेहनत नहीं करता। अब ये 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहे। अब इसकी ना स्पीड बढ़ गई। पत्थर उठाया और इसका फोकस क्या किया पता है इसने? फील किया ऐसे थोड़ा, फेंक पानी में, पत्थर उठाया, फेंक पानी में, पत्थर उठाया, फेंक। इतनी स्पीड बढ़ गई उसकी, पत्थर उठाया, फेंक पानी में, पत्थर उठाया, फेंक पानी में। एक दिन क्या हुआ, अचानक आफ्टर 6 मंथ उसने पत्थर उठाया, फेंक पानी में, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ गई थी फेंकने में। अब हुआ क्या, उसका फोकस हट गया, फील करने वाला फोकस हट गया। और जैसे उसने उठाया, उसने पानी में फेंका, तब उसको एहसास हुआ, उसको माथे पे हाथ मारा कि जिस गर्म पत्थर की तलाश थी, जो पारस पत्थर की मुझे तलाश थी, वो तो आज पानी में फेंक दिया मैंने। क्या हुआ, वो पत्थर उसको मिला लेकिन उसके हाथ से छूट गया, क्योंकि उसका फोकस फील करने की बजाय फेंकने पे ज्यादा हो चुका था। यस सर, यस सर। आज अपना फोकस बनाइए कि मुझे चाहिए क्या। वो व्यक्ति पैशनेट था, उसके पास मेंटरशिप थी, उसके पास प्लान था, उसके पास विश्वास था, सब कुछ था। लेकिन अगर पारस मिलने के बावजूद भी वो व्यक्ति सफलता हासिल नहीं कर पाया तो उसका कारण ये था कि उसका फोकस फील करने की बजाय, उसको पहचानने की बजाय फेंकने में ज्यादा हो चुका था। यस सर, यस ये दोस्त, ये सिस्टम ऐसा ही है। आप, ये हमें रोज जिंदगी का एक दिन मिलता है, ये समझ लीजिए वो पत्थर ही है। अब ये एक दिन पता नहीं वो कौन सा गर्म दिन होगा, अगर इसको हमने आम दिनों की तरह मतलब जाने दिया तो हमारी भी वही हालत होगी जो उस व्यक्ति की इतनी बार मेहनत करने के बाद भी पत्थर हाथ से निकल गया था। सुबह उठिए, प्लान के साथ काम करिए, मेंटर से आशीर्वाद लीजिए, पैशन से काम करिए, विश्वास के साथ काम करिए, फोकस लगाइए अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी टीम की मेहनत के ऊपर, कामयाबी के ऊपर। आपको अवश्य कामयाबी मिलेगी। और अपने हर एक दिन को अपना वो गर्म दिन बनाइए, वो पारस वाला दिन बनाइए। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं शेर सुना देता हूं, फिर मैं वाइंड अप करूंगा अपलाइन से आशीर्वाद लेके। कि मंजिल बड़ी है, कुछ बड़ा खोना पड़ेगा। मंजिल बड़ी है, कुछ बड़ा खोना पड़ेगा। देर तक जागना, थोड़ा कम सोना पड़ेगा। मेहनत और हुनर तो सबके पास है यार, यहाँ जीतने के लिए पागल होना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात। यहाँ जीतने के लिए पागल होना पड़ेगा। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू। मेरी छोटे जितने भी भाई हैं, मेरी बहनें हैं, उनके लिए, सबके लिए मेरी दुआएं हैं। और मैं चाहूंगा कि अपलाइन से अगर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं और आगे अपने आप को परफॉर्म कर सकूं। और जितना मैंने कोशिश की है, मुझे लगता है कि मैं अपनी ड्यूटी बखूबी निभा पाया हूं। और बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम 4th सीरीज के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार धमाके होंगे, धमाके। यू कैन फील, जब धमाके हुए हैं। आज 500 लोग इस वेबिनार में हैं और 500 के आसपास यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं। और यस सर, यस सर, लोगों की हो चुकी है, धमाका हो गया आज। थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू।
चलो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलते हैं एक पूरे जोश जुनून के साथ। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय ड्यू सॉफ्ट, जय अपलाइन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो ओके मच। भाई, ओके।